गुरुर्देव महेश्वरा। अरे वाह। गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू। बहुत अच्छा। हमारे स्पेशल गेस्ट विद्यानाथ झा जी थोड़ा कुछ बोलेंगे, तब फिर हम चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत वाणी सुनेंगे। हाँ, सभी लोगों को नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार। आज का टॉपिक है फायर सेफ्टी और हमारे जो स्पीकर हैं वो भी आ चुके हैं। और जैसा कि होता है अक्सर इस ग्रुप में जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो क्रिएटिविटी से भरे होते हैं। आज भी हम उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम अच्छा होगा और हम सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। सामयिक जो स्थिति है, समय भी जैसा चल रहा है, उसमें फायर सेफ्टी की बहुत ही ज़रूरत है और विद्वान जो हमारे वक्ता हैं वो उस पर प्रकाश डालेंगे। हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं, उत्सुकता से उनके विचारों को सुनने की आकांक्षा रखते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत। और चंद्रेश्वर खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अमृत वाणी से इसको शुरुआत करें। चंद्रेश्वर खान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। खान साहब, खान साहब की आवाज नहीं आ रही है। इसमें सब हो गया, तब चार्जर भी ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। इतना मूड हमारा ऑफ हो गया जो आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। हाँ, वो बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, खान साहब की आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर। खान साहब, तो वैसे करते हैं। अभी आ रही है। हाँ, ईयरफोन हटा लीजिए तो आवाज आएगी। अभी आवाज आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। वो ईयरफोन के कारण नहीं आ रही थी। थैंक यू सर। हाँ, हेलो। अभी मेरा काला वाला फोन देना। सर स्पीकर हटा दीजिए सर, ठीक से ज्वाइन कनेक्शन नहीं हो पाएगा, पेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसको तो हमने हटा लिया है। अभी आवाज आ रही है हम साहब जी? आ गई सर। हेलो, अभी आई आ गई। अभी तो हम ही को नहीं सुनाई पड़ रहा, इसको हटा दिए। अच्छा शुरू किया जाए। अच्छा, शुरू किया जाए। हाँ, शुरू किया जाए। तो क्योंकि अभय मेरी कृष्णन जी। आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं आग्रह करता हूँ कि प्रारंभ हो। अच्छा, प्रारंभ आपकी हो। आवाज आ रही पहुंच है। रही है सर, आप पहुंच रही है। बोलिए आप बोलिए। अब आ रही है आवाज आपकी। उनकी आ रही है, हम लोग की आवाज उनको नहीं जा रही है।
हाँ, हम लोग की उनको नहीं जा रही है। हाँ, हम लोग की एक्चुअली जो आवाज उनका उनको जो नहीं। ईयरफोन में अब हम फोन पर नहीं सिखा सकते हैं। हम्म। ठीक है, शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। अभय कृष्णन जी शुरू कर दीजिए। थैंक यू सर। सर आप सभी डॉक्टर को मेरा उमेश नमस्कार। कुमार जी वेलकम। डॉक्टर उमेश कुमार जी वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार सबों को। नमस्कार नमस्कार। हाँ, आपको भी एक दिन सुनने की इच्छा है सर, आप एक दिन सर समय दीजिए। हाँ, सर विनय सर शुक्ला जी वेलकम। विनय शुक्ला जी वेलकम। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। सादर प्रणाम सर। हाँ, आप सभी सादर को। प्रणाम, सादर प्रणाम। अभय कुमार, अभय अभय जी शुरू कृष्ण जी। कीजिए। जी सर। सर ज्वाइन करिए ना। हाँ, और अगले सप्ताह आपका है। अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अभी तो आज आ सकते हैं कि नहीं? हाँ, आइए आइए आइए। अच्छा, अभय सर शुरू कीजिए। आइए आइए आइए। सर आप सभी सीनियर्स को सब मेरा नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग सर। नमस्कार नमस्कार, प्लीज सबसे वेलकम पहले सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक मौका मिला फायर सेफ्टी के बारे में कुछ बताने को। छोटी सी जानकारी शेयर करूंगा सर मैं। सर मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ सर। पीपीटी शेयर करूंगा तो बहुत कुछ जल्दी में हो जाएगा सर। मैं उसको शेयर कर रहा हूँ सर। एक्चुअली क्या आजकल जीवन में जो फायर आवाज आ रही है ना सर, आवाज आ रही है, एकदम अच्छी आवाज आ रही है, बहुत जो साफ साफ। जो फायर सेफ्टी इतना इम्पोर्टेंस हो चुका है आज के डेट में कि फायर की रिक्वायरमेंट सभी को है, बट उससे रिलेटेड जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो उन पे सभी का ध्यान नहीं है। ये एक मेजर पार्ट है सर। और यस सर। कमल पीयूष साहब आगे, उनका स्वागत है। वेलकम कमल पीयूष साहब, डॉक्टर कमल पीयूष नमस्कार साहब। सर, वेलकम। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ तो अभी तक आप 2 घंटे हो गए, अभी तक इंटरनेट आया नहीं। जैसा कि सर आया हम ही नहीं, सभी दो को दो जानते। घंटे से तो आया ही नहीं। हम ओटीटी पे पिक्चर कंटिन्यू देखने रखें जा सर। रहे थे, आया ही नहीं हाँ, 2 घंटे कंटिन्यू से। करिए। जब कंप्लेन करी ना आप उसके सर 5 चालू मिनट रहिए पहले, सर। मतलब अभय हमारी ठीक है सर। सर। हाँ वो सर। हो गई कि यार नहीं आ रहा था। तो ये बेसिक फायर सेफ्टी के बारे में मैं बोलूंगा सर। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि फायर है क्या, और इसका आइडेंटिफिकेशन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो अभी मैं ऐसा चीज बताने जा रहा हूँ सर।
साइड आ गई। ऐसे तो ठीक लग रहा है नहीं? सबसे पहले सर मैं बताऊंगा सर, जो फायर है उसका हमारे इंडियन इकोनॉमिक में क्या डिफरेंस पड़ता है सर। उसके बाद से आगे बढ़ूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा सर। वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे किया था सर भारत में, और उसने ये बताया कि एटलीस्ट 1100 करोड़ रुपया एवरी ईयर्स हमारे देश में फायर सेफ्टी के नाम पे बर्बाद हो जा रहा है, क्योंकि हम कोई सर्टिफिकेशन नहीं रहे। और जब आग लगती है तो उसके बाद से जो है उसके प्रिकॉशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको उस आग को रोकथाम करने में टोटल 1100 करोड़ रुपया का फॉरेस्ट फायर सिर्फ जंगल में जो आग तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अदर्स जो है सो एडिशनल है सर। ये एक मेन रीजन है कि जो भी फायर है हमारे इंडियन इकोनॉमी में काफी बेटर ऑपरेट करता है सर। नाउ सर मैं सेकंड साइड पे जा रहा हूँ। आप इसमें देखेंगे सर कि कैजुअलिटी इन इंडिया 2008 से 2018 इसमें क्लियर कट आप देखेंगे मेंशन किया होगा कि 2008 में 22,454 लोगों की कैजुअलिटी हुई, डेथ हुई, और 2018 में भी आप देखेंगे 12,748 12,750 अप्रोक्स। ये एवरी ईयर्स का ये डाटा है सर। ये जो डाटा है सर एवरी ईयर्स का है, फिर भी हम लोग इस मामले में इतने वीक हो गए हैं कि इसको आगे सेफ्टी में कैसे करें, कैसे करना चाहिए नहीं हो पा रहा है सर। अभी सर मैं एक पॉइंट रखूंगा सर। सर आप सभी को मालूम होगा कि हमारे पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में टोटल 5 ऐसे फायर एक्सीडेंट थे जो कि ह्यूमन लाइफ को झंझोड़ के रख दिया सर। होना नहीं चाहिए, हो गया। उसमें से जो सबसे बेहतर जो फर्स्ट फायर इंसिडेंट है उसको मैंने कवर किया हुआ है सर यहाँ पे बताने के लिए सर। 8 से 10 अक्टूबर की यह घटना है सर 1871 में शिकागो शहर यूएसए में एक फायर, छोटा सा फायर हुआ, स्मॉल बम हुआ 9 बजे, और बढ़ते बढ़ते सर इतना बढ़ गया कि उसको कंट्रोल करने की कुछ था ही नहीं। उस जमाने में सर जो सबसे एडवांस फायर सेफ्टी के जो सिस्टम थे वो क्या होता, बग्घी टाइप का था, और बग्घी के पीछे स्टीम इंजन होते थे, उस स्टीम इंजन के थ्रू जो है आपको फायर फाइटिंग किया जाता था। तो सबसे बेहतरीन प्रोसेस उस जमाने में था। तो उसके बाद से क्या हुआ सर, ये जो भी आकर जो प्रभाव हुआ आप एज्यूम कर सकते हैं सर, 8.5 किलोमीटर 8,500 मीटर के एरिया में जो भी शहर थे, जो भी गांव था, जो भी घर थे, सब के सब तबाह हो गए। और उस जमाने में से 1 लाख लोग बेघर हो गए। इतना होने के बाद जो है सो आप एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि उस पर घटना कितनी घटी होगी। उस पर का जो सिस्टम जो था सर, हम लोग का कम्युनिकेशन सिस्टम भी काफी उस जमाने के डेवलप था सर। सबसे पहले जो भी फायर फाइटिंग गैंग आया उसको सही लोकेशन नहीं बताया गया। सब दूसरी बड़ी बात, जो भी कंस्ट्रक्शन थे वहां पे टोटल फायर रिलेटेड इक्विपमेंट सही थे, वुडन के थे। विदेशों में तो ज्यादातर सर लकड़ी का ही घर मैं सुनता हूँ कि बनता है वहां पे ज्यादातर। इस तरीके से हुए से आप एज्यूम कीजिए से कि 17,500 बिल्डिंग वहां पे जंग के खाक हो गया। 2,000 नहीं, 17,500 बिल्डिंग जंग के खाक हो गया। ये कहाँ की बात बता रहे हैं सर आप? सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कहाँ की बात बता रहे हैं? मैंने मिस किया। शिकागो की बात कर रहा हूँ सर। शिकागो सर, यूएसए। शिकागो, यस सर। 1861 में से ये फर्स्ट पूरे वर्ल्ड में ये फर्स्ट फायर था जो कि सबसे नुकसानदेह हुआ था सर। वहीं से आगे हम लोग का सिस्टम, फायर सेफ्टी का सिस्टम धीरे धीरे स्टार्ट हुआ सर। इसके पहले भी एक आग लगी थी सर 1865 में। उस 65 का आग का इंट्रोडक्शन ये हुआ कि लोगों को ये समझ में आया कि आग बुझाने की टीम होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त वो आग इतना ज्यादा नहीं था, बहुत छोटी सी नॉर्मल आग थी। तो उस वक्त जो है सो फायर सेफ्टी टीम का जो है सो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करना शुरू हुआ था। तो उसी का फायदा हुआ कि
1861 में ये वर्ल्ड फेमस फायर को आइडेंटिफाई किया गया, जो फर्स्ट फायर था। दुनिया को काफी कुछ इसने सिखाया 6 साल में। उसका एक छोटा सा फोटो मैं आगे शेयर कर रहा हूँ सर आप लोगों को। दिस वाज द कंडीशन। जो वहां पे पोस्टर बनाया गया लोगों ने, वहां पे उस वक्त कैमरा भी काफी कम था। दिस वाज द कंडीशन सर। आप एज्यूम कर सकते हैं आदमी चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। एक छोटा सा हल्का सा हिट काफी था सर। अब मैं से आ जाता हूँ इंडिया पे सर। इंडिया का जो फर्स्ट सबसे वर्स्ट फायर इंसिडेंट था सर, नाइनटीन 1944 में ये इंडिया का सबसे बड़ा फायर था, सबसे वर्स्ट था। ये फर्स्ट फायर इंसिडेंट था सर। हुआ ये था कि आपका ब्रिटिश कार्गो की शिप थी, वो कराची के थ्रू मुंबई डेक पे आई। जिस वक्त आई उस वक्त सर उसमें काफी सारे गोल्ड, बहुत सारे विस्फोटक सामान, कुछ यूएसए डॉलर, करेंसी, काफी सारे थे उसमें से उस जमाने के लिए। तो वहां पे आने के बाद उसमें कुछ नहीं था, उसमें कुछ कॉटन ऊन भी थे। हुआ ये कि उसमें एक छोटा सा धुआं निकला। लोगों ने उसको काफी हंके में लिया, और हंके में रहने की वजह से क्या धीरे धीरे वो स्टार्ट हो गया। एक वक्त ऐसा है कि वहां पे फायर फाइटिंग की टीम पहुंची मुंबई में। पहुंचने के बाद वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। नतीजा ये हुआ कि 3:30 बजे तक वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। और उसके बाद वो जहाज में पहला विस्फोट हुआ, वो जहाज 2 पार्ट में बट गया। लगे हाथ आधे घंटे के बाद फिर एक विस्फोट हुआ, और वहां पे जितने भी 11 पानी के जहाज थे, बहुत ही कीमती थे वो कार्गो शिप, वो सब के सब 11 वहां पे खत्म हो गए। इसका नतीजा इतना खतरनाक था कि आप एज्यूम कीजिए कि आप मुंबई में बैठे हो, शिमला जो कि वहां से 1700-1800 किलोमीटर दूर है, वहां तक उसके झटका को महसूस किया गया, उससे कंप्रेशन को महसूस किया गया। नेक्स्ट सर, इसका जो धुआं था सर टोटल 2 किलोमीटर स्क्वायर मीटर में फैल चुका था। आदमी 2 किलोमीटर के अंदर में कुछ देख नहीं सकता था, इतना ये डेंजरस फायर हुआ था। और इसमें काफी सारे नुकसान तो हुए ही, लेकिन और ये टोटल इसमें 66 फायर फाइटर्स स्पॉट डेथ हो गए, जो कि जिंदा नहीं रहे। और इसका आगे का जो नॉर्मल जो नुकसान हुआ वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ सर यहाँ पे। आप ये देख सकते हैं सर, 231 पीपल, नॉर्मल पीपल वहां पे शाइन किए गए थे, जो कि डेथ हो गए। 2400 बंदे के आसपास इंजर्ड हुए। 13 शिप वहां से रोस्ट हो गई, गायब कहाँ गया पता नहीं सर। और टोटल जो है 476 पर्सन वहां पे इंजर्ड हुए। टोटल देखा जाए तो 1100 के आसपास का टोटल बंदे इसमें 1000 के आसपास टोटल डेथ हुए थे, कैजुअलिटी हुई थी इस केस में सर। यहाँ से सब भारत में, हमारे देश में फायर सेफ्टी का स्टार्ट होता है सर। ये होने के बाद ये उस वक्त का सब फोटो है जो कैमरे पे लिया गया था। ये बस इसलिए दिखाने के लिए किया गया कि एक अंदाज हो कि छोटी सी आग कहां तक जा सकती है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पेपर उस वक्त के जमाने में निकला था कभी सब। अभी तक इंडिया में से कई मेजर फायर हुए, जिसमें कि फर्स्ट फायर सर मुंबई डॉक पे हुआ। जो सेकेंड मेजर थे वो हरियाणा दवारी में, जिससे 540 बंदे की मौत हो गई। ये सभी लिस्ट है सर, कहाँ पे हमारे देश में कहाँ पे आग लगा, कितने नुकसान हुए, जानवर की क्षति हुई। और एक केरला में हुआ था सर, देवी मंदिर में, जिसमें कि 7 बंदे की मौत हुई थी सर। ये है सर हमारे छोटी सी आग का कमाल, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट अभी मैं जा रहा हूं से कि लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि व्हाट इज फायर, फायर होता क्या है। तो फायर क्या है सर, जस्ट लाइक ए टेंगल, 3 चीजों का मिश्रण, जिसको कि हम एक्सोथर्मिक केमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। एक ऑक्सीजन, दूसरा हीट
और तीसरा कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल। ये तीन चीज जब भी आपस में मिलेगी तो उसका एक टेम्परेचर डिसाइड होता है, और डिसाइड करता है जो आपका फ्लेमेबल मटेरियल, जो आग लगने वाली जो वस्तु है, उसका फायर पॉइंट क्या है। उस फायर पॉइंट पर जाने के बाद वो इमीडिएट आग पकड़ेगी सब। तो इसको हम लोग बोलते हैं फायर ट्रायंगल। और इन तीनों के मिलने के बाद जो रिएक्शन होता है तीनों का आपस में, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्योंकि एक्सोथर्मिक केमिकल से बोले तो सर वो रिएक्शन जिसमें आपका हीट जनरेट हो, टेम्परेचर जनरेट हो और लाइटिंग जनरेट हो, प्रकाश भी जनरेट हो। तो उस तरह का इसमें हीट में मेन वही चीज है सब। एनी डाउट सब पूछेंगे जरूर सर। अब कैटेगरी ऑफ फायर सर, मार्केट में मैंने कई लोगों को सर मैं पूछ नहीं रहा हूँ, आपकी बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर। एक आपको ऐड कर दे रहा हूँ, वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्वलनांक, इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी चीज के जलने का एक टेम्परेचर होता है सर, दैट इज टू बी मेंटेन। थैंक यू सर। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जो भी आग लगती है उसके तीन कैटेगरी होती है। जैसे नॉर्मल भाषा में हम लोग बात करते हैं तो माइनर फायर, मेजर फायर, इस तरीके से दो भाषा में बात करते हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करेंगे तो उसकी तीन कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है, आप देखे होंगे सर, कि जब फायर होता है तो उससे रेड कलर का फ्लेम निकलेगा। तो हम उस अगर रेड कलर का फ्लेम है तो ये दिमाग में सेट हो जाता है कि उसका टेम्परेचर 600 से उसका 800 डिग्री टेम्परेचर है। सेकेंड फायर होता है, उसका रेड कलर का नहीं होगा, वो होगा आपका ऑरेंज या येलो, पीले रंग का टाइप का होगा। तो उसका टेम्परेचर आपको मिनिमम 1100 डिग्री टेम्परेचर पर कलर चेंज हो जाता है, रेड से येलो हो जाता है सब। तो उस हिसाब से फिर हम लोग को सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होते हैं। और सबसे खतरनाक होता है व्हाइट फायर। व्हाइट फायर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, दोनों में से सबसे ज्यादा। इसको कंट्रोल करने का प्रोसीजर भी बहुत डिफरेंट है सर, जो कि जिसका मिनिमम टेम्परेचर सर आपका 1300 डिग्री टेम्परेचर होता है सर। इस तरीके से कोई भी एक बंदा को अगर जानकारी हो तो देख कर दूर से जान सकता है कि आग की स्थिति क्या है। वो स्थिति देखकर डिसीजन ले सकता है कि करना क्या है, और उस हिसाब से अपने आप को तैयार भी कर सकता है। तो ये एक मेजर पार्ट है सर कि आग की कैटेगरी क्या है। जो भी आगे सर एक तो कैटेगरी होगी तीन तरह की। सभी कैटेगरी में सर 4 तरीके के मेजर फायर होते हैं जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप। ए टाइप में होता क्या है सर, वो सभी चीजें जो जलने के बाद आफ्टर द फायर बर्न होने के बाद में उसके जो पार्ट बचेंगे दैट्स बिकम ओनली एश, जो सिर्फ राख बचते हैं, उसको हम बोलते हैं ए टाइप में। बी टाइप में आप आ जाइए तो बी टाइप में उसको बोलते हैं जो कि हीट होने के बाद जैसे चाय उबलता है या पानी खोलता है या उस तरीके से वो जो आपका पेट्रोकेमिकल्स है वो उबलने लगता है उस टेम्परेचर पर जाके। एक चीज को ध्यान में रखिएगा, कभी भी लिक्विड फायर जो आता है, लिक्विड में आग कभी नहीं लगता। जब भी लगेगा तो हीट होने के बाद उसका फ्यूम बनेगा और उस फ्यूम में वो आग पकड़ता है। ये इसका एक मेजर, कई लोगों को लगता है कि पेट्रोल में अगर लग गया, केरोसिन में लग गया, ऐसी बात नहीं है। जब भी आग पकड़ेगा तो वो उसके फ्यूम में ही आग पकड़ता है। तो उसको बोलते हैं बी टाइप, क्योंकि बॉयल होता है, अंडे के जैसा बॉयल होता है पूरी तरह से सर। नेक्स्ट है सर सी। सी मतलब वो सभी आगे जो कि वो सभी गैसेस जो कि कंप्रेस हो सके, जिसको दबा के आप उसको कंप्रेस करके उसको कम स्पेस में रख सकते हैं, जैसे गैस के सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर है और बाकी और भी कई तरह के सिलेंडर्स होते हैं। तो जो भी फ्लेमेबल गैसेस है वो गैसेस जो है सो उसके अंदर में वो आ जाते हैं।
सेकंड थर्ड है सर, अब तो जैसे आपका मटेरियल हो गया, लिक्विड हो गया और गैसेस हो गया सर। गैसेस थर्ड आता है सर आपका धातु, मेटल्स। अब इसको डी से क्यों कोड किया गया? डी से कोड करने का रीजन क्या है? वो सभी चीजें जो हीट होने के बाद में उसके जो शेप है, उसका जो आकार है वो चेंज हो जाए, वो डाइल्यूट हो जाए उसमें, तो उसको जैसे हम डी टाइप बोलते हैं, जो कि मेटल का पार्ट, कैटेगरी पार्ट है सर। अब इसमें एक मेटल आ जाता है सर कि करंट किसमें आएगा, तो करंट भी सर आपका मेटल में भी कैटेगरी आता है और उसमें आपका जो है सो गैस में भी आ जाएगा सर। सी कंप्रेस करंट, सी फॉर करंट, तो दोनों में आ जाएगा। मेटल में क्यों आएगा? क्योंकि अब जब भी अगर हम सेकंड कैटेगरी का फायर लेंगे तो उसको हम हमेशा जो है मेटल फायर में यूज लेके आएंगे सर। अगर हम बी कैटेगरी, सी कैटेगरी का फायर लेंगे तो उसको हम जैसे गैसेस में, सी फॉर गैस, सॉरी कंप्रेसर, कंप्रेस गैस एंड करंट सर। इस बात को हमेशा दिमाग में रखने की जरूरत, क्योंकि जब भी हम फायर फाइटिंग की बात करेंगे तो ये मेटल बहुत ज्यादा करता है सर, किसी में कुछ भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं चलेगा। डॉक्टर विद्यानाथ झा जी हैंड रेज किए हुए हैं, कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर विद्यानाथ झा जी, हमारे स्पेशल गेस्ट। सर प्लीज। गलती से हो गया, हम बाद में बोलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके सर। अब बहुत अच्छा चल रहा है आप कृष्णन जी, बहुत अच्छा, कोशिश कर रहा हूँ सर, आप तो इतना सीनियर पर्सन मौका मिला, ठीक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। अब कैटेगरी हो गई, टाइप्स हो गए। अब सभी टाइप्स को सभी तरीके से हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए सेपरेट समथिंग्स इज देयर। तो उसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसके कैटेगरी होते हैं ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप एंड डी टाइप। 4 तरह के फायर हो गए सर। अब ए टाइप हम जो बनेगा उसको हम कौन कौन सा किस तरीके से बुझा सकते हैं? उसमें एक वाटर टाइप आपका फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं सर, एक फोम स्प्रे आता है और एक एबीसी। एबीसी क्या है सर? दिस इज अ कॉमन फॉर द 3 टाइप्स ऑफ फायर, ए टाइप, बी टाइप एंड सी टाइप। नहीं कुछ समझ में आ रहा, वो एबीसी टाइप फायर आप डायरेक्ट यूज उसमें कर सकते हैं सर। नेक्स्ट है सर बी टाइप। आप इसे देखेंगे सर कि पूरा इसे जो चार्ट बना हुआ क्लियर इसमें दिया हुआ है किस टाइप का आग में किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज करना। एक चीज में मैं बताना चाहूंगा से किसको फायर डिस्चार्ज करने के लिए कुछ प्रेशर की जरूरत होती है, और प्रेशर की जब जरूरत होती है उसमें कौन सा गैस दें? तो उसमें सर एक नाइट्रोजन गैस आप दे सकते हैं, CO2 गैस दे सकते हैं। अभी सर CO2 धीरे धीरे बैन हो रहा है, क्योंकि वो अभी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा आसपास में, इसका बैन होगा। अभी नाइट्रोजन का ज्यादा दे रहा है सर उसमें। और जो भी एबीसी जो फायर, उसमें पाउडर क्या आएगा आपको, कौन सा पाउडर हम फायर करते हैं? तो उसमें जो है सर मोनो अमोनियम फॉस्फेट गैस होते हैं, सॉरी पाउडर होते हैं, जो कि सेराइटरी हल्का सा योगर्ट टाइप के रहेंगे सर, पहचान करने के लिए। एक्चुअली जब आप दुकान में जाएंगे ना तो क्या करेगा ना कि उसको नकली दे देगा, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, जो एक्सपर्ट वो आइडेंटिफाई करेगा। इसके एक गुण और भी है कि अगर आप इसको पानी में देंगे ना तो पानी में वो घुलेगा नहीं। अगर वो आटा दे दिया या उससे कुछ पाउडर मिला दिया, कुछ भी दे दिया, वो पानी में जाकर मिक्स हो जाएगा। तो ये चूंकि जान से संबंधित है, जिसकी पूरी चेकिंग की जाती है सर, तो एक्सटिंग्विशर्स में ये चीजें हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। और इसमें से एक चीज हमने नहीं बताया, एक आता है सर किचन टाइप फायर। आप देखते होंगे कढ़ाई में आग लग गया, कुछ लग गया, तो उसको हम लोग किचन टाइप फायर करते हैं। उसका भी उपयोग से इसी तरीके से होता है, जो स्पेशली जो किचन टाइप फायर होता है, उसमें एक ही सोर्स होता है कि आप जितना जल्दी हो सके आप फायर को कंट्रोल करने के 3 चीज कीजिए, या तो हवा को कंट्रोल कीजिए, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कीजिए, या तो आसपास के मटेरियल को सप्लाई कम कीजिए, वहां के हीट को कम कीजिए। ये 3 तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है सर। मैं नेक्स्ट स्लाइड के आगे बढ़ रहा हूं सर। अब सर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है, मैं पानीपत रिफाइनरी में था, वहां पे इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड, नाइट शिफ्ट था मेरा। जब मैं घर की तरफ निकला नाइट में सुबह 6 बजे,
तो एक बेचिंग प्लांट है जहां पर कंक्रीट बनने का काम होता था, वहां पे क्या किया, डीजी में आग पकड़ा। लोगों ने क्या किया, जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो उठा के उसके अंदर दे दिया। मैं पूछा ऐसा क्यों कर रहे थे सर? वो फटेगा तो पाउडर बाहर आएगा तो बुझ जाएगा। पार्ट ऑफ अवेयरनेस और द मेकिंग ऑफ ट्रेनिंग सर। उसको कंट्रोल किया तो उसको जो भी आग है सर चलाने के जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके एक मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड पास मेथड। अब पास मेथड क्या होता है? सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर में आप उसे देखेंगे, उसके हेड के पास में एक छोटी सी पिन रहती है सर। उस पिन को निकालने का और उसको फेंकने का नहीं, उसको जेब में रख देने का, कि वो फ्यूचर बाद में काम आता है सर। उसके बाद से क्या करते हैं, एम, उसको निशाना लगाना पड़ता है। निशाना लगाने के भी तरीके हैं सर। जो हवा का जो रुख है आपके पीठ की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हवा के अपोजिट में रहेंगे और जब आप फायर एक्सटिंग्विशर को डिस्चार्ज करेंगे तो जो भी पाउडर है वो स्पॉट में जाकर वो वापस आपके पास आ जाएगा। वो स्पॉट पे सही तरीके से नहीं पहुंचेगा। अगर 6 केजी का फायर एक्सटिंग्विशर है, 3 केजी जाएगा, 3 केजी हवा में वापस आ जाएगा। तो उसका एक सही तरीके से उपयोग हम फायर एक्सटिंग्विशर का नहीं कर सकते। इसमें भी एक सावधानी होती है कि जब भी आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, जो घर में अगर होगा ही सबके, तो उसको हमेशा आपकी पीठ हवा की दिशा में होनी चाहिए। ये एक मेन चीज है सर। उसके बाद से क्या होता है, जब हम पिन निकाल लिया, स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया, आप देख रहे होंगे पिक्चर में स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया, तो आने के बाद फिर हम लोग को एम करना पड़ता है, निशाना करना होता है कि किस लोकेशन पे आपको मारना है। तो कभी भी जो है, जो फायर का जो मेन सोर्स है वहां पर आपको नहीं मारना, क्योंकि आप जितना भी देंगे ना तो जल्द वो कंट्रोल में आएगा नहीं, नेवर बिकम द कंट्रोल। उसको साइड साइड से आपको आगे बढ़ने का है। और जब आप देते हैं तो कभी भी, अभी भी मैक्सिमम क्या करते हैं ना, कि जो होज पाइप है, जो नोजल आप देख रहे होंगे सर यहाँ पे, इसको कांस्टेंट नहीं रखने का, एक डायरेक्शन नहीं, उसको झाड़ू के जैसा, शिप जिसको बोलते हैं सर, उसको ऐसे ऐसे करके हिलाते हुए जाने का है। तो उसमें क्या होता है कि ये पाउडर क्या करता है कि वहां का आसपास के इसके जो गुण है कि वो अंदर में शोबर नहीं होता, डिशोबर होता है सर। इसके जो गुण है सर कि वहां के ऑक्सीजन को कम कर देता है। कम करने की वजह से जो नाइट्रोजन गैस, CO2 गैस के साथ जो पाउडर आपके बाहर आते हैं, वो आपको जो है वहां के ऑक्सीजन लेवल को कम कर देते हैं। एक ऊपर में छाप टाइप का पड़ जाता है, उसका कनेक्शन टूट जाता है ऑक्सीजन के साथ में, और आग को आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ये पद्धति सर जो हमने आग बताया, ए टाइप कैटेगरी, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप तीनों में कॉमन है। उसके बाद से सर आपका जो ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ये भी कॉमन है सर। कैटेगरी ऑफ फायर एंड टाइप्स ऑफ फायर में कंफ्यूज नहीं होना से, इसको हमेशा दिमाग में रखने, याद रखने का है सर। तो ये एक पार्ट है कि आप फायर एक्सटिंग्विशर का कंट्रोल कैसे करेंगे, ये भी एक सीखना बहुत जरूरी चीज है। इसमें एक डेंजरस चीज है सर, जब भी फायर एक्सटिंग्विशर चलाएंगे सर, उसमें एक डेंजरस चीज है। उसमें क्या होता है कि अभी आप कई न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर फट जाता है। रियली फटता है, उसके रीजन क्या है सर, इसके अंदर का जो पाउडर है ना, उसको कम से कम महीने में एक बार फायर एक्सटिंग्विशर को आगे पीछे करने का। उसमें क्या होता है, जो मॉइस्चराइजर जो अंदर में आ जाता है वो खत्म हो जाता है और पाउडर आपका पूरी तरह से फ्री मोड में रहता है, वो जमता नहीं। अदरवाइज क्या होगा कि एक पोजीशन में कंटिन्यू परे क्या होता है कि जस्ट लाइक स्टोन जम जाता है। अब जब भी वो आप डिस्चार्ज करेंगे उसका प्रेशर बहुत हाई होता है। वो जब पाउडर नहीं फटेगा ना, पाउडर जब डिस्चार्ज नहीं होगा अपने साथ में, वो क्या करेगा, सिलेंडर को बर्स्ट कर देगा। ये एक मेन पार्ट है सिलेंडर बर्स्ट होने का। सेकेंड चीज क्या होता है, कभी भी फायर एक्सटिंग्विशर अपने सीने के पास लेके या अपने दोनों पैर के बीच में लेकर फायर एक्सटिंग्विशर डिस्चार्ज नहीं करने का। हमेशा या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड करके आप उसको डिस्चार्ज कीजिए। अगर उसका कुछ नुकसान भी होता है तो फिजिकली इंजरी आपको कम होगी, वो आपको कमर के नीचे का पार्ट को ही इंजरी करेगा, बाकी ऊपर का पार्ट आपको बचा रहेगा। तो जान है तो जहान है। तीसरी बड़ी चीज प्रिकॉशंस क्या है कि इसके एक नेक होता है, आपको मैं यहाँ पर कर्सर दिखाई दे रहा है, इसको हम नेक बोलते हैं सर। हो सके तो इसका हमेशा एक बार देखने का, क्योंकि कई बार मिस हैंडिंग होने की वजह से क्या होता है कि इस पर चोट आती है, चोट आने के बाद से नेक आपका ढीला हो जाता है। जो ही ये पाउडर आपको पूरा हाई प्रेशर के साथ में डिस्चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज होने के बाद ये यहां से ये फटने के चांस होते हैं सर। तो इन चीजों को देखने का टाइम टू टाइम इसका मेंटेनेंस होना चाहिए। एवरी 5 इयर्स में इसका टेस्ट भी होना चाहिए सर।
नेक्स्ट पार्ट है सर, अभी जैसे हम लोग जान गए कि फायर का हिस्ट्री क्या था, वर्ल्ड का वर्स्ट फायर इंसिडेंट क्या है, इंडिया का वर्स्ट फायर इंसिडेंट क्या है, कितना नुकसान हो जाता है। इतना जानने के बाद ये जानना जरूरी कि हम फायर को कंट्रोल कैसे करेंगे। जनरली सब फायर होने को कंट्रोल ना करने के कई रीजन है। सबसे पहली चीज है कि हम लोग आपस में मॉकड्रिल नहीं करते, कभी उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते। तो एक मॉकड्रिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फायर से रिलेटेड ट्रेनिंग होना ज्यादा जरूरी है सर। अवेयरनेस लोगों के बीच में होना ज्यादा जरूरी है सर। टाइम टू टाइम आपके पास जो फायर इक्विपमेंट सिस्टम है वो आपका इंस्पेक्शन होना ज्यादा जरूरी है। और साथ में से एक फायर वॉचर जिसको ये पूरा ट्रेंड हो आपके वर्किंग पेरेंट्स में, जिसका ये काम हो कि आग कहाँ रख सकती है नहीं रख सकती, उसके फायर वॉचर होता है, उसकी एक सेपरेट ट्रेनिंग होती है। जब भी फायर होगा तो वो बंदा सबसे फ्रंट पे जाकर फायर फाइटिंग करेगा। इन सब के बाद भी सर कमी होती है, तो एक कमी होती है सर हाउसकीपिंग। अगर हम अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा ना रखें तो फायर बहुत तेजी से एक्सप्रेड हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको कि कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हाउसकीपिंग भी एक मेजर पार्ट होता है एक लाइफ के लिए, कि हम जहां भी रहे हाउसकीपिंग को मेंटेन जरूर रखें। हाँ, इसमें से एक चीज और मैं बताना चाहूंगा से कि आने जाने का रास्ता भी आपको डिसाइड करके रखने का है सर। नेक्स्ट सर कुछ कंडीशंस होते हैं फायर के, जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर। व्हाट टू डू फायर सर, इसमें मैंने बहुत बेसिक चीज दिया है। सबसे पहले शॉटिंग, फायर करके आवाज देने का, ताकि दूसरे लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ फायर एक्सीडेंट हुआ है। सेकंड थिंग, आपके हाथ में आपके रूम में या वर्किंग पैलेस पे कहीं भी, आपका मोटर व्हीकल कहीं भी है, तो उसमें फायर स्टेशन और एम्बुलेंस का नंबर होना जरूरी है सर। थर्ड में आप रेस्क्यू में इन्वॉल्व होइए अगर आपको जानकारी हो तो। कई फैटिलिटी हो जाती है, जानकारी नहीं है, बंदे खुद पर है, उसके चक्कर में भी फैटिलिटी हो जाती है। फायर फाइटर का अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो फायर फाइटर को सपोर्ट करने का है, उसको क्या चीज चाहिए वो चीज उसको हाथ में देने का है। नेक्स्ट चीज सर, आपका सोर्स ऑफ फायर को आइडेंटिफाई करने का, अगर कोई फर्स्ट पर्सन है या जो भी बंदा जिसको जानकारी कि फायर कहां से हो सकता है, वो सोर्स ऑफ फायर को आपको आइडेंटिफाई करने का है और फायर फाइटर को बताना है कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है आपका इंसिडेंट होने का, यहाँ से फायर होने का। सेकेंड थिंग सर, कभी भी इलेक्ट्रिकल फायर पे आप पानी का यूज ना कीजिए, कभी भी। उसके रीजन है कि फायर पानी क्या है, H2O आपका, उसमें सर हाइड्रोजन, सॉरी उसे क्या बोलते हैं सर, पीएच वैल्यू जो लोहे की जो मात्रा पाई जाती है वो आपको इसके साथ में कनेक्शन होकर करंट आपको आसानी से आपको करंट आ सकता है। इस कारण कभी भी सर आपको फायर में पानी आपको नहीं देने का है। और सबसे बड़ी चीज है, इतना होने के बाद भी पैनिक नहीं होने का, शांत होने का है, और शांत होकर उसमें आपको पार्टिसिपेट भी करना, अगर आपको जानकारी हो तो। सबसे ज्यादा चीज है, पैनिक होने के बाद क्या हो जाता है सर, 50% लोग उसको समझाने में, उसको बताने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर किसी के यहाँ फायर हो रहा है, अगर आप अपना सामान बचा सकते हो डेट्स ओके, नहीं बचा सकते तो सबसे पहले जीवन है, जिंदगी है, उस जगह से आपको आउट होने का, बाहर निकलने का है सर। ये एक मेजर पार्ट है सर। नमक डाल दिया। एक सिस्टम है सर, व्हाट यू कैन डू, अगर हमको खुद को आग लग जाए हमें क्या करना चाहिए। इस फोटो के माध्यम से मैं बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। सबसे पहले सर आपको भागना नहीं है, स्टॉप होना है। आप जितना ज्यादा भागेंगे, फायर का एक सबसे बड़ा सर दोस्त है ऑक्सीजन। आप जितना तेज भागेंगे आपको बॉडी में उतना ज्यादा हवा का सोर्स आएगा और जो फायर है उतना ही ज्यादा एक्सपर्ट होगी सर। तो आपको सबसे पहले भागना नहीं है, लोकेशन पे, जगह पे जाके स्टॉप होने का है। सेकेंड चीज, आपको खुद को कवर किसी चीज से करने का, ताकि आपको डायरेक्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आपका स्टॉप हो सके। अगर नहीं हो सके तो दूसरे कोई भी चाहे तो उसको इस चीज को कर सकते हैं। तीसरी बड़ी चीज करना क्या है, आपको जमीन के नीचे लेट जाने का है, गिर जाने का, स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रहने का, आपको नीचे की तरफ गिर जाने का, जमीन पे गिर जाने का। इतना होने के बाद आपको जस्ट राउंड आपको होने का है।
वो होने से क्या होता है उसके आपका आग बुझना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक बेसिक पार्ट है आपको बॉडी में आग लगने पे आपको उसको स्टॉप करने का। हाँ, इतना जरूर बोलूंगा कि इस नुकसान तो है, बट इससे फायदा भी है कि आपका 50% 80% मैक्सिमम आग आप खुद से भी उसको आप कवर कर सकते हैं, आप रेक्टिफाई हो सकते हैं इसमें से। सर हमारे घर में गैस सिलेंडर है, खाना पकता है सर। आप होटल में जाते हैं वहां भी खाना पकता है। तो अभी के तो गैस सिलेंडर से चलने वाली वैक्यूम्स भी आ गए मार्केट में, वो भी है सर। तो क्या करेंगे अगर गैस सिलेंडर में आग लगे? उसके कुछ छोटे से पॉइंट हमने दिया हुआ है। सबसे पहले जिस गैस में भी आग लगे, पैनिक नहीं होने का है और डरने का नहीं है। गैस सिलेंडर इतना जल्दी से फटेगा नहीं, वो तब तक नहीं फटेगा जब तक उसका गैस खत्म ना हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना, भींगा हुआ कपड़ा से उसके पूरा बॉडी को बाहर से झटका देके रपेट देना ताकि उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाए। सेकेंड थिंग, उसका जो वर्ब है आसानी से जाकर उसको बंद कर देने का, डरने का एकदम नहीं है। तीसरी चीज, अगर उसके आसपास में कोई सिलेंडर है या कुछ भी फ्लेमेबल मटेरियल है तो उसको वहां से उसको बाहर निकाल के उसको उसके रेंज से हटा देने का है, ताकि उसके बाद से भी अगर फायर होता है तो बाकी आगे की तरफ वो फायर एक्सटेंड ना करे, वो वहीं पे कंट्रोल हो जाए। उसके बाद से सर वाटर, आप जनरली लोग पूछते हैं कि फायर सिलेंडर में आग में वाटर क्यों नहीं देना चाहिए। सिंपल सा चीज है सर, गैस हमेशा एक्सपेंड होता है, हीट जितना होगा उतना ज्यादा एक्सपेंड होगा। सिलेंडर की भी अपनी कैपेसिटी है सर। आप जो ही उसका फायर देंगे ना, वो जेट का काम करेगा, उस जगह से इमीडिएट इंपैक्ट पड़ेगा, इंपैक्ट ऑफ फोर्स की वजह से इमीडिएट वो फटेगा सर। उसको सिर्फ हल्का सा चोट चाहिए। इसलिए कभी भी जो भी सिलेंडर है उस पर आपको आग में उसके ऊपर में आपको पानी नहीं देने का है, भींगा हुआ कपड़ा रखिए, फायर एक्सटिंग्विशर चलाइए। ये चीजें आप उसको पूरी तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास CO2 सिलेंडर है तो CO2 सिलेंडर, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर जो है, आप उसको बॉडी पे दे सकते हैं, उसके फेस पे नहीं। उसको जलने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, जो इक्विपमेंट आपके जिस कंडीशन में, स्पेशली इलेक्ट्रिकल, लोगों को क्या होता है कि जैसे आग पकड़ लिया घर में तो बिजली बंद कर दिया, पंखा बंद कर दिया, AC बंद कर दिया, वो कुछ भी आपको नहीं करना। अगर आपको नाक में स्मेल जा रहा है LPG गैस सिलेंडर का, तो नथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आप कितना भी अच्छे से अच्छी क्वालिटी का इलेक्ट्रिकल लगाओ, अब जब भी उसको ऑन कीजिएंगे करेंगे, जब भी उसको ऑफ करेंगे, उसमें एक माइल्ड स्पार्क होना ही होना। जब तक होगा नहीं तब तक वो लाइन आगे सप्लाई होगा नहीं। सिंपल सा चीज है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखने का है, और जो जो कंडीशन जैसा है उसको उसी कंडीशन में छोड़ने का। एक्सपेक्ट आप गैस के नोजल को, गैस के भम को आप बंद कर दीजिए और वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई को स्टॉप करने की कोशिश करें। कुछ लोगों को मैं वीडियो देखता हूँ सर, गैस सिलेंडर में आग लगा है, उसको उठा के दूसरी जगह जाकर ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों भाई? तो हम इसको यहाँ, ठीक है बाहुबली हो सकते हो, लेकिन ऐसा करने का नहीं। जैसा कि मैं बताया कि जो कोई भी कंप्रेस गैस है, जितना भी वो बढ़ेगा, जितना भी हीट होगा, उतना ही ज्यादा वो एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड होने की वजह से जो सिलेंडर की जो खुद की जो कैपेसिटी है धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। जितनी भी चीजें हैं उसके अपने कैपेसिटी होती है और कैपेसिटी होकर वो काम करता है। हाँ सर बताएं सर, डॉक्टर साहब बताएं। डॉक्टर साहब बताएं, पूछे। डॉक्टर विद्यानाथ झा जी आपसे पूछ रहे हैं। गलती से बार बार हो जा रहा है। आप बोले मैं बाद में बोलूंगा। गलती से बार बार पता नहीं क्या हो रहा है। कोई बात नहीं सर। ये सर है आपका गैस का जो सिलेंडर है उसके कंडीशंस में है सर। अभी से एक डिवाइस आया हुआ है, डिवाइस काफी सस्ता है सर। जस्ट लाइक जो कॉम बैग आता है ना, उसी हिसाब से है। और उसकी कीमत मैक्सिमम 250-300 रुपया है। और जैसे अगर गैस डिटेक्टर है, आप उसको अगर सिलेंडर पर रख देंगे, जो ही गैस लीकेज कुछ भी होगा वो बीप 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 देकर आवाज आना शुरू हो जाएगा। अभी हम उन्होंने क्या किया कि मैं जहां भी काम करता इस चीज को हम उन्होंने इम्प्लीमेंट करा के रखा है, तो अपने घर में भी वो चीज यूज हो सकता है सर।
और भी कई कंडीशंस है सर फायर के जिस वक्त की आदमी का कई बार ऐसा होता है सर कि आग नहीं होती है, स्मोक हो जाता है। स्मोक हो जाने के कंडीशंस में आप क्या करेंगे? स्मोक हो जाने की कंडीशन बहुत बेसिक चीज है सर। आपको अपने घुटने पे हाथ के बल पर झुकना है और इसको कवरिंग करते हुए रगड़ते हुए आपको सही सेफ जगह पे इजेक्ट हो जाने का ये चीज है। और दूसरा चीज है सर आपको अपने नोज पे आपको भींगा हुआ कपड़ा रखने का, क्योंकि किसी भी जितने भी फायर इंसिडेंट है ना सर, आग से कम और उसके स्मोक से ज्यादा मरते हैं। कोई भी रिकॉर्ड आप देख लीजिए, क्योंकि जो स्मोक जो होता है वो जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का एक पार्ट हो जाता है और जब फेफड़े में जब जाता है तो वहां पर वो दिक्कत करता है। स्मोक की वजह से आदमी ज्यादा मरते हैं, आग से कम मरता है। उन चीजों को स्टॉप करने के लिए सर आपको भींगा हुआ कपड़ा रखना, यू गेट दैट टाइम। आप बचेंगे तो वो बात दूसरी है, बट यू कैन गेट दैट टाइम कि आपको खुद को बचाने का टाइम मिलेगा। नेक्स्ट है सर, अगर आप रूम में हैं, रूम में के अंदर या ट्रैप हो गए, आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर निकल नहीं सकते, खिड़की से कूद नहीं सकते, तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना है कि रूम के अंदर जो धुआं आने के जो भी रास्ते हैं सर, उसको सबसे पहले ब्लॉक करने का पहला चीज। दूसरा चीज, आपको अपने विंडो को ओपन कर देने का, ताकि आपके रूम के अंदर में फ्रेश हवा का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाए। तीसरा चीज, आपको दूसरे को मदद करिए, आपको अपने आप को रेडी रखने का, उसको सिग्नल देने का। हो सकता है कि आप दस्तंगे पे हो, आपको आवाज नीचे तक ना जाए, तो कुछ कपड़ा है, कुछ भी सिग्नल मोटिव होता है, वो कपड़े से आप उसके कोई भी बंदा देखेगा तो वो समझ जाएगा कि भाई उस आदमी को मदद की जरूरत है। नेक्स्ट है सर, आपको हेड को, हेयर को आपको सबसे पहले कवर करने का है, क्योंकि ये बॉडी का सबसे नाजुक पार्ट है बाल। ये बहुत जल्दी सर दूर से भी आपके बाल को आग पकड़ सकता है। तो इस चीजों को भींगे हुए कपड़े में आपको जो है सो टैप करने का, घुमाने का है, और आपको अपने सांस को कंट्रोल करने का, जितना कम ऑक्सीजन आप ले सके सर, क्योंकि आप जितना ज्यादा रहेंगे उतना ही ज्यादा स्मोक आपके हार्ट में जाएगा, वो आपको आगे में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस कारण से जब तक मदद ना आ जाए, इतनी चीजें घर में नॉर्मल लोगों को जानकारी होनी चाहिए और करनी चाहिए सर। नेक्स्ट पार्ट पे मैं आ रहा हूं सर। इतना बताया सर। अभी फायर का फुल फॉर्म क्या है, तो जैसा इसमें ऑलरेडी एकदम क्लियर मेंशन किया हुआ है सर, इंस्ट्रोड्यूस करना, फ्यूल, इग्निशंस, रिएक्शंस, ये सभी है सर। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो हमारे पार्ट में रह गया सर, दिस इज द लास्ट स्लाइड सर। एंड कभी भी अगर घर के एलपीजी सिलेंडर का रिसाव हुआ या आग लगा है, तो आप कभी भी स्टैंडिंग मोड में भागेंगे नहीं, क्योंकि अगर स्मोक है आप थोड़ा सा हाइट पर होकर निकल सकते हैं, बट अगर आपको गैस है तो गैस क्या होता है सर, आपको हवा से, सॉरी, जो भी एलपीजी गैसेस होते हैं वो हवा से भारी होता है, वो जमीन पर तैरता रहेगा। अगर आप झुक के बैठ के जाएंगे, इन दिस कंडीशंस हो सकता है कि आपको हानि कर सकता है सर। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो हमने शेयर की से, ये चीजें की जानकारी होनी चाहिए। और एक इसमें से एर्टिकल फायर के बारे में हमने बताया सर। एर्टिकल फायर में सर अभी सभी के घरों में से एमसीबी लगाया जाता है। एमसीबी क्या करता है, पर्टिकुलर एक पार्ट को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप अपने मीटर के पास में ये एमसीबी, अर्थ के सर्किट ब्रेकर या आरसीसीबी, रेडिएशन करंट सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है कि वो ना तो ज्यादा पावर सप्लाई आपको जाने देगा अपने पास से, और ना ही जो गवर्नमेंट का जो पावर सप्लाई है उसको ज्यादा आने देगा। तो दोनों चीज को कंट्रोल करता है अपने पास। अगर कुछ ऐसा हुआ, पावर कट हुआ या पावर राइज हो गया या कम हो गया, तो दोनों कंडीशंस में से वो आपको घर का फायर सेफ्टी के लिए, क्रिटिकल सेफ्टी के लिए बेहतरीन होता है, उसको करना चाहिए सर। दिस इज माय लास्ट स्लाइड सर, एंड होप जो भी सर मेरे पास छोटी सी जानकारी थी, छोटा सा समय में मैंने बताने की कोशिश की सर। सर आपका झा सर आपका काफी बताए सर।
हाँ सर बताएं, पूछे सर। नहीं, अब मैं जनरल कमेंट करूंगा, आप सर। कंप्लीट कीजिए। Now this is the complete, sir. नाउ इट इज कंप्लीट। Yes, sir. आपने बहुत अच्छी तरह से फायर सेफ्टी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, फेसेट्स हैं, उस पर चर्चा की। आपने जो वर्स्ट एवर जो फायर इंसिडेंट्स दुनिया के लेवल पर या फिर इंडिया के लेवल पर, उसकी भी चर्चा की है। थैंक यू सर। कितने तरह के फायर सेफ्टी प्रोसेसेज हो सकते हैं, उसकी चर्चा की है, ABCD। फिर मॉक ड्रिल के विषय में आपने बताया है कि मॉक ड्रिल बहुत ही आवश्यक है, हमेशा उसको किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ जैसे रेलवे में अक्सर मॉक ड्रिल होता है, या फिर हम लोग देखते हैं कि पिछले सालों में रेलवे में जो एक्सीडेंट वगैरह पहले होते थे काफी ज्यादा संख्या में होते थे, लेकिन रिसेंट सेफ्टी डिवाइसेज को एडॉप्ट करके रेलवे में एक्सीडेंट की संख्या काफी कम हो गई है। सही तो सही। ये जो हमारी आधुनिक सभ्यता है, उसमें भी हम पीछे नहीं हट सकते। आगे के साथ जिसको गति शक्ति आजकल काफी उपयोग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। हमारी जीवन में हर क्षेत्र में जो हमारी स्पीड है वो बढ़ रही है, ठीक उसी के साथ साथ स्पीड का कंट्रोल भी, और उसके चलते यदि कुछ उसका जो बैड इम्पैक्ट है वो भी साइड बाय साइड इम्पैक्ट, बैड क्या कहें, साइड इम्पैक्ट है जो कि उसके साथ साथ चलता है, तो उसको भी हमें देखना होगा। हम लोग देखते थे कि अब तो अर्बनाइजेशन पूरी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है, उद्योग धंधे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसको लेकर सेफ्टी की जितने भी तरह की सेफ्टी है सब इम्पोर्टेंट है, और फायर सेफ्टी तो सब में इम्पोर्टेंट है। अक्सर गांवों में जब कच्चे घर हुआ करते थे, फूस के घर हुआ करते थे, भयंकर अगलगी हुआ करती थी, और अभी ये हॉट वेव चल रहा है जिसमें 43, 44, 45, 46 तक जो टेम्परेचर जा रहा है मैदानी भागों में, उसको लेकर के तो ये चिंता और भी दिनानुदिन सो समझिए कि कठिन होती चली जा रही है परिस्थितियां। ऐसी हालत में आपने तो मुख्यतः मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियल जो सेफ्टी है उसकी चर्चा की है, लेकिन गाँव में भी जो आमतौर पर हॉट वेव के समय में जो होती है स्थिति, वह भी इक्वली उतनी चिंता का विषय है। और फिर आपने गैस सिलेंडर से होने वाले ये फायर सेफ्टी, उससे जो जुड़ा हुआ फायर सेफ्टी का मुद्दा है उसकी चर्चा की है, इलेक्ट्रिक फायर की चर्चा की है, और मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं भी आपने 2 गैसों की भी चर्चा की है, नाइट्रोजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में आपने बताया है कि उसको कम किया जाना चाहिए, लेकिन आजकल तो नाइट्रोजन भी आप देख रहे हैं कि कम से कम डेथ सेंटेंस में अभी हाल में खबरें आई हैं कि अमेरिका में अब नाइट्रोजन के माध्यम से तो डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये भी एक उसका एस्पेक्ट है। और हम लोगों के यहाँ एक विजडम, ट्रेडिशनल विजडम है कि आग लगने पर कुआं खोदने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि कुआं हमें पहले से खोद करके रखना चाहिए कि आग जब आग लगेगी और लगनी ही है, तब उस वक्त में हम इधर उधर ना जाएं। तो ये जो हमारा ट्रेडिशनल विजडम है ये सब जगह अप्लाई करता है। आपको फायर सेफ्टी जिन एस्पेक्ट की चर्चा आपने की है उसमें भी ये बात लागू होती है। और एक बात, मैं चूंकि मुझे इसमें स्पेशल गेस्ट बना दिया है, मैंने तो समझा था कि फायर से रिलेटेड आजकल जो भी बातें हो रही हैं सारी बातों की चर्चा होगी। कोई बात नहीं, आपने जितनी चर्चा की वो काफी चर्चा की है। अभी खास करके फायर को लेकर के जंगलों में जो आग लगी हुई है वह भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पूरे हिमालय में आप देख रहे हैं, या फिर पराली के चलते जो आग लगती है उसको लेकर के काफी चिंता बनी हुई है। दिनानुदिन ये चिंता बढ़ती चली जा रही है। अखबारों में हम समझते हैं कि ये हेडलाइंस आजकल काफी हो रहा है, किस प्रकार से हिमालय जल रहा है। और आपको खास करके पाइनस निडिल जो वहाँ है, चीर के वन में खास करके, और वो जो राल उसका गिरता है, उत्तराखंड सरकार कह रही है कि राल लाओ और इसके चलते हम आपको रेम्यूनरेशन देंगे, और जंगलों की आग को काबू करने में के लिए सरकार ये कर रही है। अब तो ये टेक्निक आ गई है किस प्रकार से पाइनस के जो निडिल हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाए और उनको फायर ब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि जंगलों की आग पर रोक लगे और जरूरत पड़ने पर जो हमारे ये एनर्जी ब्रिक्स होंगे उनका हम यूज कर सकें। तो ये एक हिसाब से हमारा बड़ा रिसोर्स है जो कि आग के चलते वेस्ट हो जाता है, तो उसको भी हम बेटर यूज में लाएं। तो ये समय की मांग है। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से
इसके जितने संबंधित फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात की, फिर आपको पानी का उपयोग कहाँ होना चाहिए, भीगे कपड़े का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, हमें भागना किस तरह से चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो ये जो सारे सेफ्टी मेजर्स हैं, आम लोगों को इसके विषय में जानकारी दी जानी चाहिए और वह जानकारी आपने अच्छी तरह से दी है। हम आपको बहुत बहुत सभी अभी श्रोता यहाँ हैं, उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं भी ऐसे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, कई लोगों के ये ऐसा एक सोचने में क्या आता है कि जो पाउडर है पोटेशियम मोनोफॉस्फेट जो फायर एक्सटिंग्विशर का, अगर बॉडी में लग गया तो क्या होगा? क्योंकि उसमें तो आपका नाइट्रोजन होगा या आप ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहिए, दोनों की तो मात्रा में कमी। अगर बॉडी में लग गया तो क्या? अगर बॉडी में लग गया तो उसमें कोई भी कुछ ही पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा ठंडे पानी से उसको साफ कर देने का, ठंडे पानी से पहले साफ करने का, फिर साबुन से धोने का। आपको बॉडी को उसका कोई भी किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, एक चीज हो सकता है कि अगर आपने गलत तरीके से उसका उपयोग किया, अगर वो पाउडर आपके नाक में या आपके मुंह के अंदर चला गया, तो इट्स बिकेम आपको ऑक्सीजन लेने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट ये डेंजरस नहीं है। इट्स नॉट ए डेंजरस। थोड़ी से परेशानी से तो सांस लेने में, बट ये डेंजरस नहीं है, ऑटोमेटिक भी सही हो जाता है। तो इससे पाउडर से भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हमारे स्पेशल गेस्ट साहब डॉक्टर विद्यानाथ झा जी ने भी बहुत एडिशन किया, बहुत अच्छा लगा। और आपने भी हर किताब की तरह आपने भी बहुत सारे नई नई बातों को हम लोगों को सिखाया। हर चीज आए हुए हैं, हर चीज आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? हर चीज। Very good evening, sir. Yes, sir. And this was an exceptional presentation, and I'm very thankful that I'm a part of it. But एक और डेटा ये कहता है कि ईयरली फायर के चलते हम लोग $100 मिलियन गवा देते हैं। अच्छा। तो और उस $100 मिलियन से सिर्फ यही नहीं होता कि फाइनेंशियल इशू का लॉस होता है, एथिकली लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ लिवलीहुड फॉर द एनिमल, जिससे ह्यूमन एनिमल इनकाउंटर ज़्यादा होता है, जिससे और लोग मरते हैं, वहाँ का एरिया काफ़ी वोलेटाइल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बस। राइट सर, आपकी बात सही है सर। और मैं इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, दिस इज अ बोनस ऑफ द फायर इंसिडेंट। वो बोनस देके जा रहा है, वो चीजें है सर। एक एक डाटा बढ़िया जोड़ देते हैं हर्ष जी, अपने विद्वता को मतलब बहुत अच्छी तरह से शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में और भी कमल पीयूष साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? कमल पीयूष साहब। हाँ जी सर, हाँ जी। मैं बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी, बहुत लूसिड। कुछ हमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हूँ मैं पिछले 50 साल से, तो इन बातों का थोड़ा नॉलेज थी, लेकिन फिर भी आज आपने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो कि हमारे ध्यान में नहीं थी, और कुछ नए डेवलपमेंट भी हैं जो आपने बताए जो मेरी नॉलेज में नहीं थे। हमारी नॉलेज थोड़ी पुरानी हो गई है, तो इट वाज ए वेरी गुड रिफ्रेशर ऑल्सो फॉर मी। और हम लोग इसके ऊपर काफी करते हैं, हमारा बीइंग, मैं एजुकेशन में हूँ आजकल, हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन में, तो हम इसका स्पेशल सेशन भी करते हैं नॉर्मली, और ये इसकी टीचिंग जो है हमारे करिकुलम का भी पार्ट होती है किसी ना किसी लेवल पे। और मॉक ड्रिल करनी चाहिए, ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है। हम लोग जनरली इस बात को अवॉइड कर जाते हैं, क्योंकि जनरली रेम्यूनरेटिव जहाँ पे होते हैं होटल्स वगैरह, वहाँ पे इसको थोड़ा सा वो समझा जाता है, एक नॉन रेम्यूनरेटिव एक्टिविटी है, तो इसको अटेंशन नहीं दी जाती। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लाइफ का मतलब इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग थिंग, जिसके लिए करना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा इस चीज में केयरलेस हो जाते हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस फ्रंट। वी शुड बी केयरफुल ऑन दिस फ्रंट। नंबर 3, मैं एक चाहूंगा कि आप तो एक्सपर्ट हैं इस सब्जेक्ट के, किसी ना किसी वक्त soon once I am going to connect with some institutions in short while once this coming session starts, तो मैं आपकी हेल्प लेना चाहूंगा कि बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए 1-2 आपसे सेशन कंडक्ट करवाए जाएं, मे बी जूम मीटिंग पे या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट।
It will be very useful for the future generation. मेरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अटेंशन है फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की। बच्चे जो है टेक्निकल चीजें तो समझते हैं, उस पर अटेंशन देते हैं, लेकिन वो इसकी जो एंसिलरी सब्जेक्ट्स हैं जो कि विच कैन बिकम वेरी सॉर्ट ऑफ प्रोमिनेंट एट पॉइंट एट द टाइम्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन, उनके ऊपर अटेंशन नहीं होती, जबकि वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ इंटरनेशनली इन चीजों के ऊपर बहुत अटेंशन जाती है, लेकिन हम इंडिया में थोड़े इन चीजों से उदासीन हैं, इतना अटेंशन नहीं देते। जब कोई क्राइसिस होता है तभी याद आता है कि यार ये करना था। तीसरा, हम लोग जो फायर सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो एस्केप रूट्स नहीं बनाते हैं, इक्विपमेंट्स का रिन्यूअल नहीं करते हैं, उनकी सर्विसिंग नहीं कराते हैं, अपने जो सिस्टम्स हैं जैसे वाटर स्प्रे सिस्टम है या स्मोक डिटेक्शन सिस्टम है, उनकी रेगुलर बेसिस पे सर्विसिंग नहीं करते हैं। एज ए रिजल्ट जिस वक्त वो काम करने की जरूरत होती है तो उस वक्त वो चलते नहीं है। जैसे उपहार सिनेमा हॉल का आपने सुना होगा, विच वॉज ए बिग डिजास्टर, बहुत मेरे घर के पास था, और उसमें कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता था जिनकी वहां पे डेथ हो गई, पूरी फैमिली की खत्म हो गई पर्सनली। हाँ, ग्रीन पार्क में, उपहार सिनेमा में सर, उसमें कुछ some people were personally known to me, which was our extended family people. कुछ लोग उसमें से बच गए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उस वाले शो में पिक्चर देखने जाने का मेरा भी प्रोग्राम था, जो किसी वजह से कैंसिल हो गया। तो उसमें अब देखिए, पब्लिक प्लेसेस में इन चीजों के ऊपर अटेंशन देना बहुत जरूरी है। घर में आप एक बार को अवॉइड कर दें, इसमें भी उसमें आग लगी कैसे, उसमें आग कैसे लगी, क्या चीज, क्या कारण हो गया आग लगने का? उपहार सिनेमा में तो मैं भी गया था। एयर कंडीशनिंग सिस्टम से हुआ, किसी शॉर्ट सर्किट से हुआ, बट द बेसिक इशू हुआ कि उसके जो एग्जिट रूट्स थे वो ब्लॉक्ड थे। फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम टोटली डिफंक्ट था। अच्छा, काम ही नहीं कर रहा था कुछ भी चीजें, फायर एक्सटिंग्विशर थे ही नहीं। अच्छा, फायर बकेट्स में कूड़ा भरा हुआ था, फायर जो सैंड की बकेट्स होती हैं उन सब में कूड़ा भरा हुआ था, कहीं पर भी ना पानी था ना सैंड था। और जो फायर एग्जिट्स थे वो ब्लॉक किए हुए थे, कहीं पे कचरा पड़ा हुआ है, कहीं टूटी कुर्सियां पड़ी हुई हैं, पीपल वर नॉट एबल टू एस्केप। और जो मॉक ड्रिल तो छोड़ो, जो स्टाफ था वो भी ट्रेन नहीं था किसी भी तरीके से एग्जिट को हेल्प करने के लिए। तो ज्यादातर लोग तो उसमें सफोकेशन से मर गए, क्योंकि वो पूरा ब्लॉक था। सिनेमा हॉल एज इट इज, उसकी एग्जिट्स लिमिटेड होती हैं, इट इज नॉट ओपन फ्रॉम ऑल साइड, ऑल्दो डोर्स आर देयर बट जनरली बंद रहते हैं। और उसमें बहुत अच्छा हैवी यूसेज ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल होता है, चारों तरफ उसमें कारपेटिंग होती है, कैनवास की सीट्स होती हैं, फिर जो दीवारों के ऊपर भी कुछ उसमें ऐसा मटेरियल लगा होता है, जनरली कारपेटिंग टाइप मटेरियल होता है, तो वो सब जला। उसमें सिंथेटिक मटेरियल बहुत थे, तो उससे जो फ्यूम्स बनी उनसे सफोकेशन होके लोग मर गए। ज्यादा जो डेथ हुई है वो बर्निंग से नहीं हुई है, वो सफोकेशन से हुई है। तो दैट इज ऑल्सो यू नो सॉर्ट ऑफ, जिसको आप फॉलो अप बोले या जो भी बोले, ऑफ कोर्स वो तो ऑन दी स्पॉट ही हो गया। तो आज भी कभी कभी मैं जाता हूँ, हमारे आर्किटेक्ट का ऑफिस उसके बाजू में ही है, अभी भी वो बंद पड़ा हुआ है ऐसे ही। और उसके जो ओनर्स थे, दोज हु वर नॉट, उनकी वाइकेरियस लायबिलिटी बन गई। आई एम सॉरी, मेरा गला बहुत खराब है, बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, लेकिन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, उनके जो वो अंसल्स थे, जो उसके ओनर थे, जो कि अंसल बिल्डर्स, बहुत बड़े, मतलब एक बहुत बड़े नामी लोग हैं, वो अभी तक जेल में पड़े हुए हैं। आई थिंक 70-75 साल की एज में। वो पीछे एक बार उनको हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था, या बरी भी नहीं किया था, तो उनको कर दिया था दैट व्हाटएवर जेल टर्म दे हैव कंप्लीटेड शुड बी कंसीडर्ड सफिशिएंट। लेकिन वो रिव्यू पेटिशन में या सुप्रीम कोर्ट में वो टर्न डाउन हो गई, और अभी भी वो गोपाल, मेरे ख्याल से उनका नाम गोपाल अंसल है, वो शायद अभी भी जेल में है पिछले कितने सालों से। दे आर नॉट एबल टू मैनेज, यू नो सॉर्ट ऑफ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ और भी उनके बारे में सुना था कि वो सब यहाँ से वाइंड अप करके बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो कोर्ट वोर्ट ने उनको सबको रोक दिया। तो व्हाट आई मीन इज कि
लाइफ का जो होता है, एक अच्छा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बेचारा जो प्रोबेबली डायरेक्टली उसमें कनेक्टेड भी नहीं था ऑपरेशंस में, अब वो बड़े लोग हैं, उनके पास दुनिया भर के ऑपरेशन है, 2 मैनेजर रखे हुए हैं, वो देख रहे हैं, दे वर केयरलेस एंड दे डिडंट टेक केयर इनफ। बट व्हाट आई मीन इज कि अगर आप कहीं पे इन्वॉल्व भी हैं या आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट है जिसको आप डायरेक्टली नहीं हैंडल करते हैं, तो वो भी एक तरीके से आपकी लायबिलिटी बन जाता है, कल कोई एक्सीडेंट होता है तो मॉरली तो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आपका बहुत ही बढ़िया सेशन था। इट रिमाइंड्स ब्रिंग्स लॉट ऑफ मेमोरीज ऑफ द ओल्ड टाइम्स टू मी। और हमने होटल की फायर्स भी देखी हैं। मैं कनिष्का होटल में था, बाई चांस आई वॉज नॉट ऑन ड्यूटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आफ्टर आई रीच बाई दैट टाइम द फायर वॉज एक्सटिंग्विश्ड। सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग में कुछ फायर हुई कहीं पे, क्या हुआ उसका मुझे भी ठीक से ध्यान नहीं है, बट इट वॉज वेरी वेल कंट्रोल्ड। उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ होटल्स में जनरली फायर सेफ्टी के ऊपर काफी अटेंशन रहती है। इक्विपमेंट्स वगैरह की सर्विसिंग, और जनरली फायर ऑफिसर जनरली एक पोस्टेड होता है हमेशा, और इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग वगैरह पीरियोडिक बेसिस पे होती है। और जो हमारे इंस्पेक्शन बॉडीज हैं, जनरली एक होटल ऐसा प्रॉस्पेरिटी वाली जगह होती है, तो फायर डिपार्टमेंट्स की बड़ी अटेंशन रहती है हमारे ऊपर। तो वो हमारे पीछे लगे रहते हैं कि भाई ये करिए वो करिए, वो आएंगे रैंडम चेक कर देंगे, कभी भी एट रैंडम आ जाएंगे और आके इक्विपमेंट्स की सबकी चेकिंग करेंगे या सिस्टम्स की चेकिंग करेंगे। तो एक यहाँ पे मैं विज्ञान भवन में जनरल मैनेजर तो बाद में था, लेकिन विज्ञान भवन की फायर भी एक बड़ी फेमस फायर है। उसमें पूरे इंडिया के सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर्स की मीटिंग चल रही थी, बहुत हाई लेवल की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी। और वो सुना है वहां पे पूरा उनका डेटाबेस इक्विपमेंट वगैरह कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए थे, और उनकी बहुत कॉन्फिडेंशियल मीटिंग चल रही थी। उसी दौरान में वहां पे आग लग गई। तो वो शायद फायर तो बहुत छोटी थी, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने फियरिंग की उनका जो डाटा कोई इधर उधर ना हो जाए, इस चक्कर में किसी को अपने आसपास नहीं आने दिया, बिल्डिंग के आसपास नहीं आने दिया। एज इट इज हाई सिक्योरिटी अलर्ट पे था कि इतने सीनियर ऑफिसर्स वहां बैठे हुए हैं। तो फायर को कंट्रोल करने में बहुत देर लग गई। फिर जो फायर फाइटिंग टीम्स आई, फायर ब्रिगेड वगैरह, they were also not properly equipped. I was told, मैं तो उस वक्त स्पॉट पे नहीं था, मैं तो बाद में वहाँ जनरल मैनेजर बना। उसके बाद जब वो रिनोवेट हो रहा था, वो जलने के बाद पूरा बंद हो गया था, तो 2 साल तक बंद रहा। फिर उसके बाद रीप्लान करके उसको रिनोवेट किया गया। देन आई बिकेम देयर जनरल मैनेजर। तो बताते हैं कि फायर फाइटर्स वर नॉट इक्विप्ड प्रॉपरली। उनका पानी का प्रेशर ही नहीं बन रहा था, वाटर वाज नॉट एबल टू गो हाई इनफ। उनके पाइप फट रहे थे, वो जो खोल के पाइप चला रहे थे उनमें लीकेजेस हो रही थी, पानी जा नहीं रहा था। फाइनली एलजी हैड टू कॉल द फायर ब्रिगेड ऑफ द एयरपोर्ट, बट दे ट्राइड टू एक्सटिंग्विश, बट दे वर आल्सो नॉट प्रोवाइडेड एनफ वाटर। पानी अवेलेबल नहीं था वहां पे इतना। एक राउंड उन्होंने थोड़ा मारा प्रेशर, उसके बाद बुझा दिया उन्होंने। मतलब दे एंटर्ड बिल्डिंग के फ्रंट की सीढ़ियां तोड़ के वो अंदर घुसे बिल्डिंग में, फायर फाइटर्स को अंदर ले गए बिल्डिंग में, क्योंकि वो इंटरनल पार्ट में फायर थी। एंड इट वाज डेंस है थोड़ी बिल्डिंग, मतलब चारों तरफ से काफी बड़ी बिल्डिंग है। अंदर उसमें कॉरिडोर वगैरह, अंदर तक पहुंचने के लिए उन्हें तोड़ के अंदर जाना पड़ा, शीशों को, फ्रंट के दरवाजों को और वो सबको। तो बट दे हैड 1 राउंड ऑफ वाटर, वो खत्म हो गया तो वहां पानी अवेलेबल नहीं था टू फर्दर डू द जॉब। आफ्टर दैट दे लेफ्ट, दे सेड कि हमारा प्राइमरी जिम्मेदारी एयरपोर्ट की है, वी हैव डन इट, वी कांट डू एनी मोर। तो कहने का मतलब ये है कि फायर के ऊपर इट इज अ डेंजरस थिंग, और हमारे यहाँ फायर सेफ्टी के ऊपर काफी अटेंशन रहती है। बट आई वुड लाइक टू सॉर्ट ऑफ टेक योर नॉलेज फ्रॉम हियर। और आपकी जो प्रेजेंटेशन में मैं इसको एक बार दोबारा से अच्छे से पढ़ूंगा फिर से। कुछ आज तबीयत ठीक ना होने की वजह से थोड़ा सा कुछ अटेंशन भी डाइवर्टेड थी, इतनी बातों को समझ नहीं पाया। बट आई विल डेफिनेटली गो थ्रू योर प्रेजेंटेशन। आई विल बी थैंकफुल अगर आप मुझे भेज पाएं ये प्रेजेंटेशन की एक कॉपी, या मैं यहीं से ले लूंगा। तो और प्लस आई विल कीप इन टच विद यू। एक आपने जो इक्विपमेंट बताया जो गैस डिटेक्शन करता है, वैसे वो अवेलेबल है, बट अगर कोई रिलायबल
इक्विपमेंट है अवेलेबल, तो इफ यू कुड मैसेज मी, आई वुड लाइक टू बाय देम इन बल्क एंड डिस्ट्रीब्यूट टू पीपल ऑल्सो। सब अपने अपने किचन में लगाएं, 200-250 रुपए कुछ भी नहीं होता। क्योंकि कई बार हमें फीलिंग होती है, वाइफ आगे कहती है गैस की स्मेल आ रही है, ऑल्दो हमारे यहाँ आजकल पाइप्ड गैस है, गैस सिलेंडर्स खत्म हो गए दिल्ली में काफी हद तक। साउथ दिल्ली में हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे वो आती है अपनी, क्या बोलते हैं उसको, पाइप PNG, पाइप नेचुरल गैस, तो सिलेंडर वगैरह का झंझट भी खत्म हो गया है। बट स्टिल कई बार वो वाइफ कहती है कि स्मेल आ रही है गैस की, अब वो पता नहीं कई बार महसूस होती है, कई बार नहीं होती है, तो खिड़कियां वगैरह खोल देते हैं एंड ट्राई टू सी कि भाई कुछ नहीं हो रहा है। फिर दे हैव अ गुड सर्विस, उन्हें फोन करो तो 15 मिनट में आ भी जाते हैं, वो चेक वेक भी कर लेते हैं। बट ऐसा कोई इक्विपमेंट लगा हुआ होगा तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एनीवे, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू Amitabh sir also for bringing us such a lucid and wonderful session, and thank you Abhay ji, Mishra Saab, for your wonderful session and very knowledgeable session, very knowledgeable। मैं तो directly इसमें connected रहा हूँ, I found lot of information which was very new and fresh for me। Thank you so much। इसमें बहुत बढ़िया सर, thank you for now I want to add my personal experience। Rather, this is very vital for each and every participant listening to, I mean, A.K. Mishra ji। And अभी जो बोले सर, आपका नाम नहीं जानता मैं, I was also group general manager in HSC, head of HR। Anyway, मेरे अपने 3 कहानी सुना रहा हूँ, जो सच्ची कहानी है, लेकिन उसमें फायर फाइटिंग इन्वॉल्व है। उसमें चाहे तो दूसरा था इसको अपने नोट कर सकते हैं। नंबर 1, हमारे घर में क्या हुआ, HSC का 2000 स्क्वायर फीट का अपना हम लोग का 4 BHK अपार्टमेंट में का फ्लैट है। गैस रात में खुला रह गया था, और जो किचन से हमारे मास्टर बेडरूम की दूरी काफी है, तो चूंकि इंटर रूम कनेक्टेड वेंटिलेटर बना हुआ, तो गैस की महक पहुंच रही थी। तो हम लोग भी सर बड़े ताज्जुब थे कि गैस की महक आ रही, गैस की महक कहाँ से आ गई, बेडरूम में गैस की बहुत आ गई। तो फिर सो गए, फिर सुबह में उठे तो फिर देन वी चेक की गैस खुला रह गया था रात में, पूरे बिल्डिंग में गैस फैल गई थी। आई अगेन थैंक गॉड कि मेरे घर में आग नहीं लगी। और उसके पीछे क्यों नहीं लगी, जो वो मैं आपको बता रहा हूं। पूरी सृष्टि 5 तत्व से बनी है सर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष बोलिए या आकाश। जब भी सुबह उठते हैं मैं इन 5 देवताओं को प्रणाम करता हूँ, एकदम सच्चे दिल से प्रणाम करता हूँ। एंड जब अग्नि देव हेल्प मी, मेरे घर में कुछ नहीं हुआ, हम लोग वाइफ हस्बैंड ही केवल हैं और तो भी लगते नहीं, घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन आग वाग नहीं लगी। ये इसमें मैं कुछ लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों से विनती है कि फायर फाइटर जो A.K. मिश्रा जी हैं, उसमें अग्नि देव का भी कुछ एक लाइन जोड़ दें कि आप अग्नि देव को प्रणाम जरूर कीजिए, और अग्निदेव आपको अपनी रक्षा करेंगे जरूर सर। दूसरी बात, हमारा बेटा और पतोह 7 स्टार होटल में अपना गए थे ऑस्ट्रेलिया, और 7 स्टार होटल में आग कहाँ लगी वो सुन लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग यहाँ जो फैशन है, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी जो भी होती है, उसमें कैंडल जलाते हैं। जो हमारा जो पोता 2 साल का है, वो तो अनभिज्ञ है, तो मैं इसको इसीलिए नरेट कर रहा हूँ कि A.K. मिश्रा जी अपने इसमें ऐड करें कि बच्चों को तो नहीं मालूम है कि आग है, वो जाके पूरा कैंडल को ही पकड़ लिया, उसको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसका पूरा हाथ फिलस गया, दोनों हाथ। एनीवे, नाउ ही इज फाइन। तो आई मीन बच्चों का भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि बच्चे आग से दूर रहें, बस इसका मैसेज यही है। मैसेज एक्सपीरियंस नंबर 3, IIM रांची एक सूचना भवन में था, और आपको हैरत होगी उसके ठीक बगल में ही फायर ब्रिगेड, दोनों बिल्डिंग आजू बाजू ही हैं, दूर नहीं है। तो
और संजोग से IIM के डायरेक्टर प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह मेरे दोस्त थे, अब तो रिटायर करके चले गए। तो उनके किसी खास विभाग में आग लगी थी। जब आग लग गई तो सुबह में डायरेक्टर साहब को कहा गया कि डायरेक्टर साहब क्योंकि मेरे दोस्त हैं तो हमसे हेल्प मांगे, कमिटी बनी, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी सब होता है। तो डायरेक्टर साहब, आई अगेन रिपीट, ऑफिशियल नहीं था, पर्सनल था, बोले कि नागेश जी आप ये बताइए कि आग, हम लोग देखिए सर पेपर न्यूज जो जिस ढंग से आग लगी है, आग लगाया गया, आग लगी नहीं है, आग लगाया गया। और इस पर अधिक नहीं बोलूंगा कि सब ऑफिशियल फॉरम है। जो डायरेक्टर थे बहुत ईमानदार थे और उसमें बहुत हेडहॉकिंग चल रही थी, रादर बहुत करप्शन था, तो उसी फाइल सब को जलाने के लिए आग लगाया गया। तो हम बोले सर आपके लिए भी अच्छा हुआ, आप भी बच गए, चलिए जो हुआ तो हुआ, इंक्वायरी हुई जो भी हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। चौथा पॉइंट, हम लोग जो हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हर क्षण हर पल सेफ्टी के लिए यदि आप होशियार नहीं रहेंगे तो आग आपके रात में आपके बेडरूम में भी आग लग सकती है। तो ये आपको मेंटली अलर्ट रहना है। पता नहीं हम ये चीज हमें कहाँ से आ गई। मैं हमेशा बहुत चौकन्ना रहता हूँ, पर्सनल लाइफ में बोल रहा हूँ। अब के मिश्रा जी से कुछ ये है, पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तब मैं ये हेल्प हम अपने इस हाउस के लिए मांगूंगा कि मैं जब HSC में था तो जो CMD थे, पता नहीं उनको क्या होता था, अपना रूम छोड़ के आके मेरे रूम में बैठ जाते थे। तो अब हमको हमेशा कोई नया मसाला उनको बोलना रेडी रखना पड़ता था। CMD है, क्या बात कर रहे हैं, नहीं आगे जाए स्किल मिल रहा है, your room looks like a temple, यहाँ बहुत पीस मिलता है। तो ये बात सच है। मैं अपने रूम में हल्का हल्का, जब PC था ही, लैपटॉप था ही, ये जो गायत्री मंत्र का पाठ बहुत हल्का सा होता रहता था, तो पॉजिटिविटी रहती थी। एनीवे, तो उनको मैं कहा कि सर आपके कार में मतलब फायर सेफ्टी का अपेंडिक्स नहीं है। तो CMD हमको मीठा मीठा डांटे, बोले ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। तो हम बोले सर नागेश झा अपना ऐसा सुंदर स्मार्ट एक्टिव CMD को नहीं गंवाना चाहेगा। हाँ, ये बात बोल के हमको इमोशनल बना दिए। कल मैं जो भी था और था ट्रांसपोर्ट का हेड, तो यहाँ सर के मिश्रा का पूछना है, कार सेफ्टी के लिए मैं तो सर अब गया, मतलब जो होता है यहाँ ऑटो वाले लगाते हैं जो सिलेंडर, कार सेफ्टी के लिए बारे में अपने उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा सब चीजें के लिए। बस सर इतना ही कहना था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। मैं आपने जो सजेशन दिया मैं उस पॉइंट पे जाऊंगा। इसमें सर देखिए, हम तो कहते टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो सर, इसमें क्या है सर, एक चीज हमने नहीं शेयर किया, हमारे देश में भी फायर प्रोटेक्शन के बहुत जगह बने हुए हैं, उसको हम बोलते हैं नेफा, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन बना हुआ है। तो उसके बारे में हमने इसका शेयर नहीं किया, नेक्स्ट टाइम में कभी मौका मिला तो उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आज के डेट में सर एक हम लोग के जो सोसाइटी है या एजुकेशन आप कह सकते हैं, कम से कम एक पेपर सेफ्टी का, जिससे कि स्पेशली आपको जो है सो डिजास्टर होने पे क्या करने का, भूकंप आने पे क्या करने का है, आग होने पे क्या करने का है, स्थिति में बेसिक से कम 7वां-8वां से सिखाना जाना चाहिए। आप सब जापान के बारे में सुना होगा, जापान में हर एक बच्चे एक बिल्डिंग में आग लग जाए उनको पता है क्या करना, इधर छुपना। बट इंडिया में ये चीजें नहीं है कि स्पीकर में मैंने कि एक पार्ट ये भी होना चाहिए जहाँ भी गए। अभी तो मैं जहाँ पे पोस्टेड हूँ वहाँ पे कम से कम मैं 300 बच्चों को ट्रेन कर चुका, 9th और 10th क्लास का। जाता हूँ, कंपनी की गाड़ी लेता हूँ, फाइनेंस टू से रखता हूँ, मैडम से बात करता हूँ, प्रिंसिपल से बात करता हूँ, सेट करता हूँ, क्रेडिट दे देता हूँ। तो ये चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन ये चीजें होनी चाहिए। आपने जो चीज बताई वो भी चीज ठीक है सर, उसको मैं नोट किया हूँ सर। सर ने बताया चाइल्ड के बारे में ऐड करने के लिए, तो अच्छी चीज है। आपने कार के बारे में बताया, सब चीजें अच्छी चीज है।
मणिशंकर झा जी, मणिशंकर झा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मणिशंकर झा जी, मणिशंकर झा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, हमारे जोशी साहब लखनऊ से, उमेश जोशी, हाँ, उमेश जोशी साहब। यस अमिताभ सर, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा बहुत हुआ अच्छा। आज का भी। अभय कृष्ण साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया और मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस ग्रुप के अंदर एक से एक अच्छे वक्ताओं को लाते हैं और आपने जो अधिकारी और सभी प्रकार के आईएएस, स्टेट सिविल सर्विस के साइंटिस्ट, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, तरह तरह के अलग अलग बॉटनिस्ट, जोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, इस तरह के ग्रुप्स के अच्छे लोगों को आप लाते हैं, तो उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो कमल पीयूष साहब थे और डॉक्टर विद्यानाथ झा साहब ने और इसके अतिरिक्त चंद्रेश्वर खान साहब ने जो आज हम लोगों को बताया, उसके लिए ये लोग भी बहुत धन्यवाद के कहना चाहिए योग्य हैं। हम उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और विद्यानाथ झा साहब से तो मेरा लखनऊ में मुलाकात हुई। अब इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइंटिस्ट हैं, बहुत ही हम्बल और बहुत ही सरल व्यक्तित्व के अधिकारी हैं। तो आप ऐसे लोगों को ग्रुप में जोड़े रहिए। और जैसे चंद्रेश्वर खान साहब हैं और एएम प्रसाद साहब हैं, इन लोगों को भी आप पहले आप तो इन्फॉर्म करते ही हैं, लेकिन हम भी इंश्योर करेंगे कि ये लोग इस अवसर पर जब वेबिनार चलता है तो रहें। और आज चंद्रेश्वर खान साहब के माइक में कुछ दिक्कत थी, संभवतः वो नहीं बोल पाए, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करिएगा, क्योंकि जो कुछ मेन वक्ता बताते हैं वो तो बहुत अच्छा होता ही है, लेकिन साथ साथ जो अन्य लोग उसमें सप्लीमेंट करते हैं वो भी बहुत कुछ ग्रहण करने योग्य होता है। तो अभय कृष्णन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपसे, अभय कृष्णन साहब, मेरी आवाज़ को आप सुन रहे हैं? हाँ सर, आपकी आवाज़ आ तो रही है मेरे सर। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सर जो आपने क्या इसकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग कर रखी है फायर की क्या कहीं? आपको इतना सर, डिटेल कैसे पता है? सर मैं टाटा प्रोजेक्ट्स में सर मैनेजर सेफ्टी हूँ, ईएचएस हुई, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, तीनों अच्छा डिवीजन अच्छा। देखता हूँ और 24 साल हो गए इस लाइन में सर। और मैंने पटना यूनिवर्सिटी से सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स किया, फिर आपका महाराष्ट्र टेक्निकल बोर्ड से भी किया, और फिर लीड ऑडिटर का कोर्स किया हूँ सर, वो सेफ्टी का ही सब 45,001। और वो सास का जो विदेश का वो भी आईबोस किया यूएसए से, अच्छा अच्छा। वो भी सेफ्टी का ही है सर। तो 3-4 जगह से किया हूँ सर, उसकी जानकारियां हैं सर। प्लस हमारा एक चीज क्या कि मैं नॉलेज शेयरिंग करते रहता हूँ, विशेष रूप अच्छा से अच्छा। उस लेवल पे बच्चों को जरूर ट्रेंड, जहाँ भी रहता हूँ कहीं भी सर, मैं बच्चों को स्कूल में जाकर जरूर अवश्य सिखाता हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक मेरा आपसे 2 सवाल है। एक तो ये है कि जैसे घरों के अंदर भी लोग बड़े लापरवाही होते हैं, और हो भी हाँ सर। लापरवाही इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कुछ लोग तो ओल्ड हो जाते हैं, उनका दिमाग तो चलता है लेकिन हाथ-पैर नहीं चलते। दूसरे कैजुअल वे में लेते हैं, चलो ठीक चल रहा है, आगे भी ठीक होगा। लेकिन सर ये बताइए, एक तो जिन लोगों के घर में एसी वगैरह लगे होते हैं या जाड़ों में हीटर लगे होते हैं, वहाँ कभी-कभी आग लग जाती है। तो उसको कैसे प्रिवेंट करें और उसके लिए प्रिकॉशन क्या लें? और दूसरे जो आज आपने बताया था सिलेंडर्स को, जो गैस डिटेक्टर है, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, ताकि मैं अन्य लोगों को भी इसके बारे में बता पाऊँगा आपसे, इन 2 जरूर सर। सेक्टर में नॉलेज गेन करके। अभय कृष्णा साहब। सर सबसे पहले सर, आप जितने भी, जैसा मैं बताया सर, जितने भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हैं सर, जी। वन इक्विपमेंट के 1 एमसीसी एमसीबी जरूर लगाइए। वो क्या था, अगर पर्टिकुलर उस पार्ट में कुछ भी शॉर्ट सर्किट होगा तो इमीडिएट ट्रिप करेगा। अभी नॉर्मल ये कॉन्ट्रैक्टर या नॉर्मल घर में बनता है, लेकिन मैं अब क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, जहां पे आपका मीटर है ना, मीटर के पास में आप ईएनसीबी या आरसीसीबी जरूर यूज कीजिए। अच्छा अच्छा। आरसीसीबी आपको मैक्सिमम 4000 में आ जाएगा। अच्छा उसका अच्छा। फंक्शन ये है, ना तो पावर सप्लाई को कम करता है, ना ही पावर सप्लाई को ज्यादा करता है।
दोनों कंडीशंस में कट कर देगा, दोनों को बराबर रखेगा। अगर बहुत ज्यादा हेवी सप्लाई आया बाहर से तो इमीडिएट वहां पे कट कर देगा, उससे क्या पूरा घर की सेफ्टी हो जाएगी आपकी। मैक्सिमम आपका 3 से 4 हजार रुपये लगेगा। आपको वहां पे अपने मकान में आपको अर्पिट बनाना होगा, शायद अर्पिट है या नहीं ये पता नहीं, बट 2 अर्पिट बनाने होंगे, उसमें आपको थोड़ा सा खर्च होंगे और कनेक्शन आपको जाएंगे। जैसे मैंने जब से मैं ये पढ़ाई किया तो मैं सबसे पहले अपने मकान में 6 अर्पिट बनवाया। अच्छा सभी टोटल 14 फ्लैट है, 14 फ्लैट आरसीसी से कनेक्शन देके सब कुछ में दिया। नाउ वी आर इन द सेफ। अगर क्योंकि ये खरीदना पड़ता है या बनवाना पड़ता है? क्या चीज का सर? ये इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है या बनवाना पड़ता है? अर्पिट बनवाना पड़ता है सर, अर्पिट बनवाना पड़ता है। लेकिन जो इक्विपमेंट मैं एएनसीबी आरसीसी भी बता रहा हूँ ना सर, आरसीसी भी वो आपको मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं सर, अच्छी कंपनियां है, एटिकन का आपका वो आप वहां से आपको मिल जाएगा, पैकेट में मिल जाएगा 4000 का आसपास। जी वो नहीं 4000 सर। और इतनी अच्छी चीज है सर कि एक आरसीसीबी में आप कम से कम 3 फ्लैट 10 एसी चला सकते हैं सर। अच्छा वो आपको पावर सप्लाई ज्यादा होने नहीं देगा, फुल कट कर देगा, या तो बराबर करके भेजेगा, जब उसकी कैपेसिटी से बढ़ जाएगा कट कर देगा। अच्छा ये एक बहुत अच्छी चीज है सर, इसको करना चाहिए सर। दूसरी चीज है सर, रही बच्चों की बात, तो अब तो हम तो अपना आगे बढ़ चुके हैं इससे काफी, लेकिन बच्चों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बेटा धुआं होने पे क्या करना है, गैस होने पे। अभी क्या है, कई जगह आग जानते हैं क्यों पता, होम सेफ्टी में गैस लीकेज हुआ, औरतें क्या करती है ना घर की, सबसे पहले लाइट ऑफ करेंगे, पंखा ऑफ करेंगे, क्या तो आग लग जाएगा। लेकिन होता क्या, वहां से हल्का से एक माइंड स्पार्क करता है, और किसी भी एलपीजी गैस के एनी टाइप ऑफ जो फ्लेमेबल गैस है सर, वो माइंड स्पार्क ही काफी है। अच्छा आपको पता है, आप जब स्विच बंद करेंगे तो आपके 15 मीटर का आसपास में अगर कहीं गैस रहेगा ना, वो उसको आग पकड़ने के चांसेस 90% का। 90% दूर से वो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। आप मुझको देख रहे हैं ना सर? जी 91 में मैं खुद इसका इफेक्टेड हो चुका हूँ। 10 लाख आई बिकेम अ पोटैटो। जैसे कुकर में जो पोटैटो बनता है उस समय एक शेयर कर रहा हूँ, 2 मिनट में खत्म करूंगा सर। पहले क्या होता था 90 और 91 के दशक में सर, कि पेट्रोमैक्स आता था जी। आप सिलेंडर को डाउन किया, उसमें आपने एक नोजल लगा के उसमें आपने सिलेंडर को, गैस को उसमें भरा, फिर उसमें प्रेशर बन गया, फिर गैस को बाहर निकाला, फिर जगह बना, फिर थोड़ा सा जो गैस बनता उसको बाहर निकाल करके भर के उसके अंदर में एक जाली लगा के उसको सू करके पेट्रोमैक्स जैसा जलाते थे पहले। जी तो मैंने क्या सोचा, मैं चाय बना रहा था, मैंने ये सोचा कि चलो मैं कर देता हूँ, लेकिन चाय को मैंने धीरे कर दिया। 6 बार डिस्चार्ज हुआ, 6 बार में 7वां बार में विस्फोट कर दिया। विस्फोट क्या हुआ, ये मेरा नसीब है या मेरा माँ बाप का नसीब है कि सिर्फ जो आग पास में जो डिस्चार्ज एलपीजी जो था ना, छोटा बड़ा जो भी कहिए, वो उसमें वो बम जैसा फटा, लेकिन वो आग नहीं पकड़ा सर। लेकिन उससे जो हीट जो एनर्जी, मेरा पूरा, मेरी दाढ़ी इतनी लंबी हुआ करती थी उस वक्त में 91 गया था, 10 में इंटरमीडिएट में एडमिशन हुआ था, इंटरमीडिएट 90 का मैं मैट्रिक किया था। दाढ़ी इतनी लंबी थी, बाल लंबे थे, ये सब चले गए, पूरे चले गए। और सबसे बड़ी चीज है कि हम 4 भाई 2 बहन है, तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे पुलिस वाले, मेरे फादर रिटायर्ड डीएसपी हैं सर जी, उनको क्या लगा ना कि किसी क्रिमिनल ने इनके बम फेंक दिया। अब बम फेंक दिया तो सब जितने थे अपना राइफल लेके तैयार हो गए, पोजीशन लेके तैयार हो गए। उसके बाद से निकाला गया, 1 निकलो, 2 निकलो, 3 निकलो, 2 बहन निकल गए, 3 भाई बाहर हो गए, 1 में गायब हो गया। अरे तो मम्मी सीना पटकने लगे कि मेरा बेटा को मार दिया, बम फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उस वक्त क्राइम बहुत चरम सीमा पे था सर जी। तो ये होने के बाद जो है सब पापा बोले कि देखो विद्युत पावर सप्लाई कट हो चुका है, कोई निकलने की कोशिश करे या कोई भागने की कोशिश करे, मत देखो कौन सीधा गोली मार। अच्छा अरे पापा की ये आवाज मेरे कान में थी, लेकिन मेरा दिमाग काम कर रहा था, मेरा बॉडी काम नहीं कर रहा था, मैं हिल नहीं सकता था। मैं क्या किया, जो किचन का जो दरवाजा है ना उसके पीछे में चिपक गया, उसका हैंडल ऐसे पकड़ के खड़ा हो, क्योंकि मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, पूरा बॉडी एकदम पूरे व्हाइट हो चुका था मेरा बॉडी। ये एक्सीडेंट होने के बाद जो है सो पुलिस वाले आगे आए, टॉर्च लेके, अपना जो पुलिस वाला टॉर्च है,
बेड के नीचे आगे पीछे किए, देखते थे कोई कुछ नहीं, कोई रहे तब तो भी रहे। जब किचन का दरवाजा ऐसे से कहते देखा किचन का दरवाजा बंद नहीं होगा, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। बाद में टॉर्च दिया तो देखा ये कौन है, वो पकड़ा तो पकड़ा मेरा ये हाथ से पूरा उसका स्किन बाहर आ गया। अरे बाप रे। वो पुलिस वाले डर देखी है क्या ये, उसको क्या लगा कि जो क्रिमिनल है वो खुद इंक्लूड हो गया। उसी बात जो है सो पावर सप्लाई आया, आने के बाद जैसे टॉर्च देखकर देखा कि तो मेरा बेटा, क्योंकि मैं पहचान में नहीं, पूरा दाढ़ी निकल चुका था। छोटी बहन चिल्ला रही कि भैया है भैया है भैया है। तो मैं पूरे 8 महीने बेड पे रहा। डॉक्टर बोला अभी कम एज है, आने वाले टाइम में ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नाउ बीके में पहले मेरा चेहरा बहुत व्हाइट था सर, बहुत व्हाइट। अभी तो धूप में रखे भी ऐसा हो गया, बट हमको अपने ओरिजिनल पोजीशन मानने में 5 साल लगते। वो एलपीजी इतने खतरनाक होता है सर। मुझे लग रहा है कि जगह सा कुछ नहीं है, देखो जगह समय का पावर सप्लाई कट गया, कहीं माचिस का कोई कुछ भी किया, तो आपको पता है सर जो माचिस आपको फायर करते हैं उसमें कितना टेम्परेचर है? नहीं, कोई ऐसा आइडिया नहीं है। 700 डिग्री टेम्परेचर। माय गॉड, 700 डिग्री टेम्परेचर। और 700 डिग्री टेम्परेचर में सर आपका जो है सो बोकारो स्टीम प्लांट में जाएंगे तो वहां से ओस को पिघलाया जाता है आपका एसएमएस प्लांट में, वहां से लोहा बनना शुरू हो जाता है। लेकिन वो इतना कम टाइम के लिए होता है कि वो रिएक्ट नहीं करता, वो तुरंत 700 डिग्री से घट कर 200 डिग्री पे आ जाता है। जैसे फायर जब होता है ना, दो बारूद आपस में जब रगड़ते हैं, आपका रेड फास्फोरस जो है सो वो ब्लैक फास्फोरस जल जाता है, तो उस पर वो कहते हैं। तो कभी भी किसी चीज को छोटी नहीं होनी चाहिए, माचिस से बट उसको ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए। होम सेफ्टी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, इतना जरूर बोलूंगा कि आप अपने बेडरूम में पानी जरूर रखिए, एक कवर जरूर रखिए। अगर आप कहीं भी सफर में जा रहे हैं तो कम से कम 5 लीटर का गन आता है, एक बहुत छोटा सा गन आता है और फायर वाटर के लिए, वो जरूर रखिए। कभी भी गाड़ी मोटर में धुआं अगर आ गया, बोनट को इमीडिएट मत खोलिए। जी फायर का एक चीज है सर, अगर आपको आवाज आ रही है जी हाँ, तो समझिए वहां पे ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है। अच्छा। अगर आवाज कम आ रही है, हम जैसा आवाज आ रहा है बीच में, तो समझिए कि वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम है और उसको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का सोर्स मिल रहा है। तो ऑक्सीजन जैसे ही उसको मिलेगा ना तो आग भड़केगा। तो इन चीजों का सब बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए, आपस में लोगों को शेयर भी करनी चाहिए इस चीजें से। अच्छा, वो जो गैस डिटेक्टर आता है उसका क्या नाम है? वो गैस डिटेक्टर करके आता है सर, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ दूंगा सर। बिल्कुल। हमने लगाया पूरा प्रैक्टिकल का एक छोटा सा वीडियो बना के मैं छोड़ दूंगा उसमें। बहुत बेहतरीन चीज है सर, ज्यादा कीमत नहीं है, आई थिंक 400-500 रुपए समथिंग ऐसे होगा सर, बट वो भी वेरी गुड, वो भी रखना चाहिए सर। लेकिन मैं सभी सीनियर्स को भी कहूंगा घर में अर्थक्वेक होना चाहिए, ये वैसे से बिजली कनेक्शन दीजिए, ये सब चीजें हो जाती। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और सर लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन सर, यदि हम कोई फ्लैट बना रहे हैं उसमें 3 फ्लोर है सर, तो उसमें भी वाटर सेफ्टी का हमको इंतजाम करना चाहिए ना सर? आपका पर्सनल सजेशन मांग रहा हूँ सर। हाँ बात सही है सर। देखिए सर, अगर आप गवर्नमेंट रूल में जाएंगे तो जो भी आप 15 मीटर से ऊपर बना रहे हैं तो उसमें तो आपको पूरा प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, फायर क्लियरेंस लेना होगा, सब कुछ होना होगा। लेकिन आप एक फायर का सिस्टम बना ही लीजिए, बहुत ज्यादा बेहतर है। आपका मैक्सिमम जो है ना सर, मैक्सिमम मुझे लगता है 15 से 25 हजार का खर्च पड़ेगा मैक्सिमम। नहीं मिश्रा सर, फॉर्चुनेटली मतलब मेरा अपना कुआं है सर, तो वो तो बहुत अच्छा सोर्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नहीं आप बनाइए सब, ज्यादा बेहतर है सर। जो वहाँ मतलब उस कुआं में सालों भर पानी भरा रहता है, और अगर जो बिल्डिंग बनी है वो कुएं के पानी से ही बन रहा है, और एक ऐसा लोकेशन है जो कुआं में कभी पानी खत्म नहीं होता। नहीं सर, उसे बस एक मोटर बैठा दीजिए 2 हॉर्स पावर का, काफी है। आप पाइपलाइन वहां से बिछवा दीजिए, काफी है। ये कोशिश कीजिएगा पाइपलाइन में बैंड कम से कम होना चाहिए। आप क्या कम कीजिएगा, पाइपलाइन जो दीजिएगा ना सर, आप मिनिमम 3 इंच का दीजिएगा, फिर रिड्यूसर लगा के उसको 1 इंच में चेंज कर दीजिएगा। उसमें क्या होगा, आपका पावर पानी का प्रेशर ज्यादा आएगा। मतलब 3 इंच का पाइप
हाँ 3 इंच का पाइप दे दीजिएगा, ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, ना थैंक यू जैसा सर। 3 इंच का, अगर ज्यादा कॉस्ट आगा तो 2 इंच का भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो 1/2 इंच का जो नोजल रिड्यूसर लगा के जो फाइनल जो पाइप होगा जहां से आप कटिंग स्टार्ट करेंगे वो आप 1/2 इंच का कर दीजिएगा या 1 इंच का कर दीजिएगा, या 1/4 इंच का भी कर सकते हैं सर। उसमें क्या होगा, पानी का प्रेशर आपको दूर से ही जाएगा। अच्छा ठीक है, कुएं में पानी है ही, दैट्स वेरी गुड। और हो सके तो हाँ, कुएं में पानी मतलब कमी नहीं होता, मतलब आई डोंट नो क्या उसमें क्या कमी है, पता नहीं। सर खुश नसीब है कि आपके जमीन पे कुआं अभी भी जिंदा है। सही बोल रहा हूँ सर, कुएं का पानी अभी भी जो है, सुनने में अजीब सा लगता है। मैं 4 साल से यहाँ पे हूँ, तो ठीक है। तो बहुत अच्छा रहा सर, आप लोगों ने मौका दिया सर। अरे इतना बढ़िया आपने बताया और इतने अच्छे सेफ्टी मेजर्स बताए। कमल पीयूष साहब ने आपको कहा है बच्चों के लिए प्रोग्राम करने के लिए, दिल्ली बुलाएंगे वो। हाँ, हमारे ग्रुप से 1-2 आदमी और गए थे दिल्ली में, उन्होंने क्लास करवाया था। और हम सेफ्टी मेजर में अभय साहब हेल्थ भी आता है, हेल्थ आता है, फायर आता है, और एक और आता है। 3 हम लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला कोर्स में पढ़ा था, हेल्थ, फायर एंड एक और क्या आता है, इन्वायरमेंट सर। एनवायरमेंट था। तो इसमें एक और कोई सेफ्टी का मेजर लेके हम आपका क्लास और करवाना चाहेंगे, आप उसका अनुमति दीजिए। सर अनुमति आदेश है सर आपका, जरूर करूंगा, आपने आदेश दिया जरूर करूंगा सर। नहीं बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा, मतलब ये रहा, मतलब आपका यूज भी हमारे ग्रुप वाले लोग करेंगे। और इसको भी हम, हमारा जो दिल्ली से हमारा जो इंक्वायरी आता है उसमें हम भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, और आपको भी रिकॉग्निशन दिलाएंगे। बहुत अच्छा रहा। हम किसी वर्णन नहीं कर सकते फायर क्या होता है, कितने तरह के ABCDEF फायर होते हैं, क्या क्या मेजर लेना चाहिए, गैस का ये क्या माने, रसोई गैस में क्या इक्विपमेंट रखना चाहिए, कैसे कैसे गैस को, सिलेंडर को बचाना चाहिए, और क्या क्या माने ठंडा माने गीले कपड़े से उसको करना, बहुत सारे बच्चों को सिखाना चाहिए। और कमल पीयूष साहब ने उसमें और भी ये लगा दिया, ऑर्नामेंट्स लगा दिया, और उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता करके, उनको बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं दिल्ली में। तो आज का भी हमारा एक यूनिक और रिमेम्बरेबल ये हमारा रिकॉर्डिंग हो जाएगा। विनय शुक्ला जी से रिक्वेस्ट है, इसको भी रिकॉर्डिंग कर हम लोग को जल्दी से जल्दी भेज देंगे, और इसको हम फिर बार बार सुनेंगे, और अपने ये टीवी में भी लगा के हम सुनेंगे, जिससे ये हमको समझ में आए, और हमारे सारे ग्रुप के मेंबर से भी कहेंगे कि इसको सुने। तो आज चंद्रेश्वर खान साहब का माइक ऑफ है, तो हमारे सर एक परमिशन चाहिए सर, एक बहुत गोल्डन आइडिया आया है तुरंत सर, मैं शेयर करना चाहता हूँ। इट इज ए रियली गोल्डन, नॉट अ डायमंड आइडिया, आई एम शेयरिंग विद द हाउस। वो जो सर, मैं कोई कोल्ड ड्रिंक वॉल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ, जब से जान गया हूँ। तो अपने कार में एक कोका कोला का बड़ा वाला बोतल जरूर रखिए। आई रिपीट, वो फायर बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है। घर में भी अपने फ्रिज में एक कोका कोला का या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल रखिए। यदि कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो वो भी अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नागेश जी भी बहुत अच्छा अच्छा एडिशन देते हैं। तो आज की अमृत वाणी हम अपने विद्वान डॉक्टर विद्यानाथ झा जी से भी सुनेंगे। विद्यानाथ झा जी, उमेश जोशी साहब, जब आप ये लखनऊ गए थे आपने इनसे मुलाकात की और सब जगह घूमे, इससे झा जी बहुत प्रसन्न हुए। और हम लोग अपना नेटवर्किंग ऐसा रखेंगे कि जहाँ भी हमारे विद्वान जाएं वहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर करें, और सब लोगों से आपस में मिलें, सारे विद्वान एक साथ होकर के हम लोग एक नया दुनिया बनाएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे और भारत को आगे ले जाएंगे। और ये असंभव नहीं है, ये असंभव नहीं है।
हमारे प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज है और भगवान ने अभी तक हमको सहायता किया है और भगवान हमको सहारा देंगे और हम अपने विद्वानों को आगे बढ़ाएंगे। अभय कृष्णन जी, आप भी उस विद्वानों में के लिस्ट में बहुत अच्छा अपना स्थान बना लिए हैं आज के रिकॉर्ड में प्रेजेंटेशन के बाद। और मैं विद्यानाथ जी से उनकी अमृत वाणी सुनेंगे, क्योंकि आज हमारे चंद्रेश्वर खान साहब नहीं है, उनका माइक खराब है। तो आज की अमृत वाणी और क्लोजिंग का ये संदेश अपने विद्वान डॉक्टर विद्यानाथ जी से, जो इंटरनेशनल स्तर के विद्वान है, इंडिया के ही नहीं इंटरनेशनल स्तर के विद्वान हैं। हम लोग लकी हैं कि ऐसे ऐसे विद्वान हमारे ग्रुप में हैं। आज हमने अपने वेबिनार ग्रुप में लिखा भी है कि हम लोग के ग्रुप में ऐसे ऐसे स्कॉलर हैं। तो विद्यानाथ झा जी, सभी लोगों को एक बार पुनः नमस्कार। कितना अच्छा डेलिब्रेशन आज का हुआ और स्वाभाविक रूप से इसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है इस डिस्कोर्स की, वो मेंटेन्ड है, बल्कि आगे बढ़ती चली जा रही है। और विभिन्न क्षेत्रों के नॉलेज की तो कोई बाउंड्री होती नहीं। आप देखिए, कोई प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस या करिकुलम एज सच आपने तो रखा नहीं है। लोग स्वतः स्फूर्त भाव से आ रहे हैं और अपनी अपनी रुचि के विषयों पर अपनी जानकारियां साझा कर रहे हैं। तो ये स्वयं इसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ती चली जा रही है, यह तो स्वतः सिद्ध है। आज का जो टॉपिक था, विस्तार से पहली बार जो इन्होंने चर्चा की, फिर क्वेश्चंस हुए, सजेशंस आए, फिर उन्होंने अपना कमेंट दिया, अपना जो अनुभव है इस मिसहैप का, फायर रिलेटेड मिसहैप का, वो भी उन्होंने शेयर किया। तो ये सारी बातें हैं अपनी जगह पर। और एक बात तो इन्होंने कही कि बर्निंग से लोग उतने मतलब कष्ट नहीं होता या हानि नहीं होती जितना कि स्मोक से होता है। फायर से नहीं होकर के उसके स्मोक से होता है। जिस प्रकार से हम लोग सर्पदंश में बोलते हैं कि सर्प सांप के काटने से लोग उतना नहीं मरते जितना उसके आतंक से मर जाते हैं। तो ये स्थिति सब जगह है। तो बहुत ही अच्छी तरह से जो वेल थॉट आउट, वेल लेड आउट जो प्रिंसिपल्स हैं, इसकी उन्होंने विस्तार से व्याख्या की, प्रैक्टिकल टिप्स दिए कि लोगों को किस तरह से काम करना चाहिए। श्रोताओं में से भी लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। तो कुल मिलाकर के इट वाज वेरी वेल थॉट आउट डिस्कोर्स आज की शाम में, और इसी तरह से ये चलता रहे, हम यही कामना करते हैं। अमिताभ प्रसाद जी इसको अपने ढंग से चलाएं। वो खुद भी बहुत ही सीजन्ड अनुभवी ये मास्टर ट्रेनर रहे हैं और लोगों की जो साइकोलॉजी है, खास करके एकेडमिक इंटेलिजेंसिया की जो साइकोलॉजी है, उसको अच्छी तरह से समझते हैं और उस हिसाब से अपना कार्यक्रम बनाते हैं, उसको वर्कआउट करते हैं। यह बहुत ही सबके लिए यह अनुकरणीय है। एक बार फिर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी कृतज्ञता डॉक्टर उमेश जोशी जी के प्रति ज्ञापित करना चाहूँगा कि लखनऊ में गया था और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ हम लोग हमसे मिल करके अपने मित्रों के यहाँ भी ले गए, और जो एक सरल सहृदय व्यक्ति का जो भाव होता है वो उन्होंने दिखाया। मैं इससे आप्यायित हुआ और मैं समझता हूँ कि यही एकेडमिक फ्रैटर्निटी है, जो जहाँ रहती है वहाँ अपना काम करती है, और विद्या व्यवसाय जो है, मनुष्यता का जो भाव है वो आगे बढ़ता है, और यही दुनिया इसी तरह से आगे चलती है। मैं फिर एक बार फिर सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सभी को धन्यवाद। हर्ष जी आपको, हर्ष जी को धन्यवाद, विनय जी को धन्यवाद, मणिशंकर झा जी को धन्यवाद, विद्यानाथ जी को प्रणाम, उनके ज्ञान को प्रणाम, अभय कृष्णन जी को भी प्रणाम, नागेश जी को भी प्रणाम, जोशी जी को भी प्रणाम। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। कमल पीयूष साहब जी ने कहा है, और ये उमेश जी, मैं श्रीवास्तव जी को उसमें चीफ गेस्ट में ला रहा हूँ। अभी तो प्रसाद साहब नहीं आ पा रहे हैं, और बोरा साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि अगले प्रोग्राम में बोरा साहब आइए, और ये उनको रखेंगे। और एक प्रोग्राम 15 तारीख का भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मैंने डिसाइड किया है, आप भगवान देखें उसमें सफलता देते हैं। तो एक कॉमर्शियल टैक्स कमिश्नर हैं सुबोध राम, वो हम राजी हो गए हैं और हम उनको लाएंगे, और वो ब्रह्म कुमारी समाज से हैं और कुछ स्पिरिचुअल हम लोग ये करेंगे, और बहुत अच्छे सात्विक आदमी हैं, वो राजी हो गए हैं। हम लोग फिर अगले संडे सैटरडे को, वो भी यादगार दिन रहेगा। अभय जी आपको बहुत बहुत बधाई,
आज का दिन आपने भी यादगार बना दिया। हर्ष जी ने कल जो यादगार बनाया था, हर्ष जी ने तो कमाल कर दिया था कल एकदम। उसका तो इतना लोग वीडियो देख रहे हैं उनका, और हमने भी उनका भरपूर प्रचार किया है, जितना भी हो सकता है अपने सारे ग्रुप में डाला है। और आज का भी हम सारे ग्रुप में डालेंगे कि आज का भी बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन, आज भी बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा, और लोगों के प्रश्न से भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। हाँ, प्रश्न उत्तर से भी बहुत कुछ जाना, और उसका इतना बढ़िया सॉल्यूशन आपने बताया। और एक सेफ्टी मेजर और लेकर के हम आपको फिर सुनना चाहेंगे अभय कृष्णन साहब, और बराबर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का अथाह भंडार है। तो भगवान आप सभी को लंबी उम्र दे, और हम लोग का वेबिनार ऐसे ही चलता रहे, हमारे सारे विद्वान सकुशल रहें, आयुष्मान रहें। और इसी के साथ सभी को करबद्ध प्रणाम, और फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।